एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में बालेन ने सुल्तान पर तीर ताना होता है। मैदानी जंग में सुल्तान काफिर को काट रहे होते हैं। बालेन कहता है सलाउद्दीन इस बार कोई फरार नहीं है। सुल्तान के हाथों एक के बाद एक काफिर अपने अंजाम को पहुंच रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरिक किले में भी सुलेबी सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं और कुछ देर के बाद ही वहां से सुलेबी सिपाहियों का सफाया हो जाता है। बोरो कहता है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अब कैरिक फतह हो गया है। मुझे अब अपने भाई के पास जाना है, अभी तक कोई खबर नहीं आई। क्राकोश कहता है भाई मैं भी आपके साथ आता हूँ। गुगबोरो सिपाहियों से कहता है बुर्जों में दाखिल होने वाले हर एक को शुमार करो, पनागाहों में सामान को महफूज करो। जब तक किले का हर दरवाजा महफूज नहीं हो जाता हम किले को महफूज तस्वर नहीं कर सकते। चलो जल्दी करो, शाबाश। ये सुनते साथ ही सिपाही भागते हुए कामकाज में लग जाते हैं और गुगबोरो बोरो से कहता है हम यहाँ का बाकी काम मुकम्मल कर लेंगे। ये सुनते साथ ही बोरो क्राकोश और सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। जंगल में मैला फिर से उठ खड़ी होती है और कहती है खुदावन मैं क्या कर रही हूँ। ये कहते साथ वो आगे बढ़ते हुए मजीद कहती है खुदावन जो भी हो जाए सलाउद्दीन को कुछ मत होने देना। शाम में हम देखते हैं कि शमसा खातून का इलाज चल रहा होता है। करीब ही में फातिमा खातून बैठी दुआ मांग रही होती है तो कौन कहता है और हो जाता है तुम वो हो जो किसी से पैदा नहीं हुए, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए खुद को कायम रखने वाले, ए वो जिसकी अजमत तेरे नामों से ज़ाहिर होती है। मेरी बहू जिसे मैं अपनी बेटी समझती हूँ उसे ताकत से नवाज, ए मेरे अल्लाह कुव्वत दे, हमें अपनी रहमत से महरूम ना फरमा। मेरे बेटे सलाउद्दीन और मैदानी जंग के शेरों और उसके साथियों की हिफाजत फरमा, उनके ढालें भी तो बन और उनकी जरा भी तो बन, आमीन आमीन आमीन। इधर मैदानी जंग में सुल्तान और चातियों आमने सामने होते हैं। सुल्तान का वार रोकते हुए चातियों कहता है ए इस्लाम की टूटी हुई तलवार, तुम शिकस्त के सिवा कुछ हासिल नहीं करोगे सलाउद्दीन, क्योंकि तुम मुश्किन अरब हो, क्योंकि तुम वो हो जिन्हें जिलावतन किया गया। तो सुल्तान कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम जहन्नुम के अजाब को पाने के लिए फड़फड़ा रहे हो। मेरी तलवार तुम्हारे सफर में तुम्हारी रहनुमाई करेगी, उदास ना हो। बालेन भी मुसलसल मौके की तलाश में होता है और निशाना न लगने पर कहता है इस दरख्त के पीछे से निकलो चलो। सुल्तान चातियों पे हमला करते हुए उसे जमीन पे गिरा देते हैं और खंजर निकालते हुए कहते हैं ये खंजर किसका है, क्या तुमने पहचाना? हकीम लतीफ का खंजर, मैं तुम्हारी सांसें इसी के साथ निकालूंगा। महिला भी मुसलसल आगे बढ़ रही होती है और बालेन को तीर ताना हुआ देख जाती है। सुल्तान बिल्कुल बालेन के निशाने पर होते हैं। ये देखते साथ ही महिला भाग पड़ती है। सुल्तान चातियों की जानिब बढ़ते हैं तो महिला सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन कहते हुए उनके सामने आ जाती है। बालेन का छोड़ा हुआ तीर उसे आ लगता है। ये देखकर सुल्तान एकदम से महिला को सहारा देते हैं और बालेन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहता है लानतो लानतो महिला। ये मंजर देखते हुए चातियों के मुंह से भी बेसाख्ता निकलता है महिला सुल्तान की बाजू में गिर जाती है। इनोक तेजी से चातियों के पास आता है और उसे उठाता है। साथ कहता है पीछे मदद आ रही है, हमें उठना है। चातियों महिला कह रहा होता है कि सिपाही और कमांडर उसे लेकर पीछे हट जाते हैं। बालेन खड़े होते हुए कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा सलाहुद्दीन, मगर मार्कोस उसे रोकते हुए कहता है मेरे कौन हमारी तादाद कम है, हमें जाना होगा। अगले लम्हे बोरो और क्राकोश भी मैदानी जंग में पहुंचते हैं तो मार्कोस बालेन को लेकर पीछे हट जाता है। महिला तकलीफ में मुस्कुराते हुए सुल्तान को देख रही होती है और उन्हें पुकारती है तो सुल्तान कहते हैं महिला क्यों? तो महिला कहती है क्योंकि खुदावंद ऐसे ही चाहता है। अगले लम्हे महिला के सलाहुद्दीन कहते हुए सांसें थम जाती हैं। ये देखकर सुल्तान को बहुत दुख होता है। इधर सुल्तान के बच्चे की पैदाइश हो जाती है। फातिमा खातून बच्चा लाकर शमसा को देती है। शमसा उसे प्यार करते हुए कहती है खुश आमदीद अली। तो फातिमा खातून कहती है इसकी जिंदगी बाबरकत हो, ये के बाद दिगरे इसे कई फतुहात मुयस्सर हो, ये उम्मत के लिए बाइस फखर और अमन हो। दुआएं सुनते हुए शमसा आमीन कहती है। जंगल से चातियों और बालेन आगे बढ़ रहे होते हैं। चातियों कहता है सलाहुद्दीन मैं जब भी तुमसे बदला लेने के करीब होता हूँ शिकस्त खा जाता हूँ, लेकिन वक्त करीब है। क्या तुम जानते हो बालेन बहुत करीब है। मैं उसे ऐसा बदला लूंगा कि इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता उनकी नजर सामने मौजूद कैरिक पर पड़ती है जिस पर अय्यूबी परचम लहरा रहे होते हैं। वो सब हैरत ज़दा रह जाते हैं और चातियों कहता है लानत तो इसका क्या मतलब है? तो बालेन कहता है तुम अगर दीवारों को देखो तो तुम समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है। चातियों कहता है लानतो 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 सलाहुद्दीन तुमने मेरा किला मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। बालेन हिनोक फौजियों को इकट्ठा करो, हम किले जाएंगे। बालेन उसे कहता है तुम अगर अपनी और बाकी मानदा सिपाहियों की जान बचाना चाहते हो तो शिकस्त कबूल करनी होगी। एक तरफ से शिकस्त खोरदा लाड़काई भी वहाँ पहुंचता है जिसे देखते हुए बालेन कहता है ऐसा लगता है कि लाड़काई की किस्मत भी हमसे मुख्तलिफ नहीं थी। उनके करीब पहुंचकर लाड़काई भी किले की जानिब देखने लग जाता है। कैरिक में सुल्तान के साथ ही मौजूद होते हैं। इस लम्हे सुल्तान वहाँ पहुंचते हैं और तख्त के सामने आग खड़े होते हैं और तख्त को देखते हुए सुल्तान उस लम्हे को याद करते हैं जब महिला ने आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से कहा था क्योंकि खुदावंद ऐसा ही चाहता है। इस ख्याल के बाद सुल्तान तख्त पे बैठ जाते हैं और पूछते हैं क्या महिला को दफन कर दिया गया है? तो बोरो कहता है भाई जैसा कि आपने हुक्म दिया था महिला को उसकी खाला के पास दफन किया गया है। सुल्तान कहते हैं महिला की खाला ने बतौर मजलूम दुखी जिंदगी गुजारी, वो उसी हालत में ही मर गई। इंशाल्लाह महिला को उन मजलूमों और मरहूमीन के कारवां में जगह मिलेगी। अब कैरिक की फतह के साथ आखिरकार जो हमारा मुकद्दस मकसद कुद्स है हम उसके एक कदम करीब हो गए हैं। अल्लाह हमें कुछ का दरवाजा खुलने का दिन नसीब फरमाई। अब के बाद हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी और हमारा रास्ता ज्यादा मुशक्कत वाला है। हम पहले शाम वापस जाएंगे और फौरन कुछ के मुहासे की तैयारियां शुरू करेंगे। दुश्मन के संभलने से पहले हम फैसला कुन जब लगाएंगे। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ में बाल्डोन के सामने सब शिकस्त खोरदा कमांडर्स खड़े होते हैं। बाल्डोन उनसे कहता है तुम्हारी नाकामी ने मेरे पास सलाहुद्दीन से सुलह तलब करने के सिवा कोई चारा नहीं छोड़ा। सबीरा कहती है महिला ने जो कुछ किया मैं इस पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ। चातियों कहता है इज्जत माब फैसला आपका है, लेकिन इस सूरत हाल में सलाहुद्दीन का सुलह को कबूल न करना वाज़ेह है। सलाहुद्दीन पहले ही कुछ की तरफ बढ़ चुका है। तो बाल्डोन कहता है मैं एन इसी वजह से सुलह की दरख्वास्त करने पे मजबूर हूँ। बालेन कहता है इज्जत माब मैं भी नहीं समझता कि सलाहुद्दीन इन हालात में अमन को कबूल करेगा। बाल्डोन कहता है मैं बार बार वही चीजें करके थक गया हूँ। विलियम कहता है जनाब फिर भी सोच लें, मगर बाल्डोन सबको रोक देता है और कहता है सोचने जैसा कुछ नहीं है विलियम, तुम मेरी जानिब से मुलाकात की दरख्वास्त के लिए पैगाम भेजोगे। यह सुनकर चातियों कहता है बच्चा बादशाह बन जाए तो
सिबिला और बादशाह बाल्डोन को चाथियोन की इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और बाल्डोन उसके पास आते हुए कहता है, क्या तुमने कुछ कहा चाथियोन? तो चाथियोन डरते हुए कहता है, इज्जत माब मैंने कुछ नहीं कहा। बाल्डोन चिल्लाते हुए कहता है, जो भी कहा फिर से कहो। मगर चाथियोन के कहने की हिम्मत नहीं होती और वो कहता है, जनाब मैंने कुछ नहीं कहा। बाल्डोन कहता है, मेरे पास कोड़ा लाओ। ये सुनते साथ सिपाही उसे कोड़ा लाकर देते हैं और बाल्डोन चाथियोन से कहता है, घुटने टेको, जल्दी करो, मैं हुक्म दे रहा हूँ। चाथियोन के घुटने टेकते साथ ही बाल्डोन उसके चेहरे पर कोड़ा दे मारता है और कहता है, मेरी तरफ देखो और बताओ तुमने क्या कहा चाथियोन? चाथियोन कहता है, अगर बच्चा। बाल्डोन उसे एक और कोड़ा दे मारता है और कहता है, बोलो चाथियोन बोलो। तो चाथियोन कहता है, बच्चा बादशाह बन जाए। बाल्डोन उसे मारते हुए जमीन पे गिरा देता है और कहता है, सलाउद्दीन से मुलाकात की तैयारी फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। ये सुनते साथ ही विलियम चला जाता। काजी फजल मौसल के जिंदान में कैद होते हैं और कहते हैं, मैं जानता था, मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले इसे दोबारा देखूंगा, मैं जानता था। ये कहते साथ ही काजी फजल उस लम्हे को याद करते हैं जब कई साल पहले ज़ैनब उनसे कह रही थी, तुम ऐसे बहुतान पर कैसे यकीन कर सकते हो फाजल? मेरे भाई खजाने के पैसों पर कभी हाथ नहीं डालेंगे, ये तुम सबसे बेहतर जानते हो। काजी फजल ने कहा था, मैं जानता हूँ, लेकिन ज़ैनब इस वक्त तमाम सबूत और गवाह मजर के खिलाफ पेश हो रहे हैं। ज़ैनब ने कहा था, क्योंकि सबूत यही बता रहे हैं तो क्या तुम हार मान जाओगे? उन्होंने उसके खिलाफ साजिशें की हैं, तो तुम सच्चाई को सामने लाने के लिए क्यों नहीं मेहनत कर रहे? काजी फजल ने कहा था, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? लेकिन मंसूबा बनाने वाले ने हर एक चीज का बारीक बेनी से हिसाब लगाया है। ज़ैनब ने कहा था, देखो फाजल, काजी साहब ने तुम्हें वाकया और वाकये की तमाम तफसीलात के साथ तफ्तीश के लिए मुकर्रर किया है। हतमी फैसला तुम्हारी फ्राहम करदा हतमी वजाहत की बुनियाद पर किया जाएगा। तो काजी फाजल ने कहा था, फरीजा बहुत मुश्किल है ज़ैनब, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, सबूत और कवानीन वाज़े और नाकाबिले तरदीद हैं। ज़ैनब ने कहा था, ठीक है काजी फाजल, तो फिर वही करो जो कानून हुक्म देता है, लेकिन जान लो कि ऐसा करने से इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा। ऐसा करने से तुम न सिर्फ एक बेगुनाह को मुसीबत में घसीटोगे, बल्कि तुम मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। ये कहने के बाद ज़ैनब चली गई थी और अब जिंदान में काजी फाजल कहते हैं, ऐ मेरे खुदा मेरी मदद फरमा, ये आजमाइश खत्म हो, हक और बातिल के दरमियान से हक वाजे हो। अगले लम्हे वहाँ ज़ैनब आती है। काजी फाजल एकदम से खड़े होकर कहते हैं, मुझे तुम्हारे आने का मालूम था। तो ज़ैनब कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ कैद खाने में बंद होते, लेकिन तुमने मुझे ये करने पे मजबूर किया। तो काजी फाजल कहते हैं, मैं जब से तुमसे अलग हुआ तब से जिंदान में ही हूँ ज़ैनब, मैं इस नतीजे से ना उदास हुआ हूँ और ना ही टूटा हूँ। बस इतना काफी है कि तुम एक बार फिर मेरी आंखों में देखो, अगर तुम्हारी ख्वाहिश मेरे बर्बाद होने का सबब ही क्यों ना हो, मैं राजी हूँ। बस इतना काफी है कि तुम्हारा दिल मुतमईन हो। ज़ैनब कहती है, काश तुमने ये बात बरसों पहले कही होती। जवाब में काजी फाजल कहते हैं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बदला, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ अभी तक। ज़ैनब उनकी बात करते हुए कहती है, मैं यहाँ माजी के बारे में बात करने नहीं आई, मेरे लिए पुराने हिसाब बंद हो गए हैं। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरे भाई की साख बहाल हो और तुम्हारे मुतालिक फैसला काजी साहब करेंगे। ये कहते साथ ही ज़ैनब जाने लगती है। तो काजी फाजल कहते हैं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपने दिल में मेरी गवाही का ऐलान करो ज़ैनब। तो ज़ैनब गमगीन होते हुए कहती है, अब उसके लिए बहुत देर हो गई है। ये कहते साथ ही ज़ैनब चली जाती है और काजी फाजल भी दुखी हो जाते हैं। वो पलटते हैं और वापस बैठ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि शाम में सुल्तान ने अपना बच्चा उठाया होता है और उससे प्यार करते हुए कहते हैं, तुम्हारा नाम अली है, तुम्हारा नाम अली है, तुम्हारा नाम अली है। दीन के मुहाफिज बनो ताकि इस्लाम का झंडा बुलंद करने और उसका वसअत देने का शर्फ हासिल हो। फातिमा खातून उनसे कहती हैं, तुमने मुझे बहसियत माँ फखर के बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा दिया है, अली भी तुम्हारे लिए इसी तरह फखर का बाइस बने। सुल्तान कहते हैं, आमीन माँ आमीन। ये कहते साथ ही वो बच्चा शमसा खातून के हवाले कर देते हैं और कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे सेहतमंद बेटे से नवाजा। शमसा खातून, तुमने मेरा घर रोशन कर दिया, सलामत रहो। तो शमसा खातून कहती हैं, अली हमारे यहाँ बरकत के साथ पैदा हुआ है, तुम्हारी कैरिक की फतह बाबरकत हो। मैला का क्या हुआ? तो सुल्तान कहते हैं, वो ज़ेरे ज़मीन चली गई, उसने अपने आप को उस साजिश में मेरे लिए कुर्बान कर दिया जिसमें कुफार ने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। मेरी जानिब आने वाला तीर उसके जिस्म में पेवस्त हो गया। ये सुनते साथ ही शमसा चौंक जाती है और कहती है, कैसे? यानी अगर वो ना होती। इससे पहले वो मजीद कुछ बोलती, बोरो सायरा के साथ वहाँ दाखिल होता है और वो उन्हें मुबारकबाद देते हैं। फिर बोरो सुल्तान से पूछता है, इस जांबाज का नाम क्या होगा? तो सुल्तान कहते हैं, अली। ये सुन के बोरो गमगीन होते हुए कहता है, मेरा एक भतीजा अली शहीद हो गया, दूसरे ने उसकी जगह ले ली, मेरा रब इसकी उम्र दराज करे इंशाअल्लाह। तो सब आमीन कहते हैं। सायरा कहती है, अल्लाह इसे अपनी माँ और बाप के साय में बड़ा करे, ये आपका अच्छा बेटा साबित हो। सुल्तान सायरा खातून का भी शुक्रिया अदा करते हैं और फातिमा खातून से कहते हैं, माँ एक मुबारकबाद के तो सायरा खातून और बोरो भी मुस्तहिक हैं। फातिमा खातून पूछती हैं, किस मुबारकबाद की बात कर रहे हो सलाहुद्दीन? सुल्तान के इशारे पर बोरो कहता है, जिस मुश्किल में हम थे उसकी वजह से आपकी रजामंदी हासिल करना हमारा मुकद्दर नहीं था। माँ माफ कर दें, आप सायरा मेरी इज्जत, मेरी बीवी और आपकी बहू है। शमसा खुश होते हुए कहती है, हमारे खानदान पर खुशखबरियों की बारिश हो रही है, अल्लाह हमें नजर बद से बचाए। मगर फातिमा खातून कहती है, हालात की मुश्किलें तुम्हें रस्म और रवाज को नजरअंदाज करने और तर्क करने का रास्ता नहीं दिखाती हैं, इस तरह बड़ों की रजामंदी हासिल किए बगैर। तो सुल्तान कहते हैं, माँ अगर आपने नाराज होना है तो मुझसे हूँ, लश्करगाह में इनके निकाह का एहतमाम करने वाला मैं हूँ, अपनी वालिदा का हाथ चूमो बोरो। ये सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं और फातिमा खातून के हाथ का बोसा लेते हैं। बाहर दरवाजे पे खलील आता है और कहता है, मेरे सुल्तान जरूरी मामला है। सुल्तान बोरो के साथ उसके पास आते हैं और खलील कहता है, मेरे सुल्तान बादशाह बाल्डोन और उसके आदमी शाम के करीब आपका इंतजार कर रहे हैं। बोरो पूछता है, वो क्या मांगेगा भाई? तो सुल्तान कहते हैं, हम देखेंगे, लेकिन वो जिस सूरत हाल में है वो उन्हें सांस लेने के लिए एक लम्हे से ज्यादा अमान का मुतालबा करने की इजाजत नहीं देती। ये कहते साथ ही सुल्तान बोरो के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में बादशाह बाल्डोन के लिए बिस्तर लगा होता है जिसे सिपाहियों ने अपने कंधों पे उठाया होता है। घुड़सवार उसके पास आता है और बताता है कि सुल्तान सलाउद्दीन आ रहा है। यह सुनकर बाल्डोन विलियम से कहता है, मुझे मेरे घोड़े तक ले चलो। तो विलियम कहता है, इज्जत माआब आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता है। बाल्डोन कहता है, यहाँ कुछ की बादशाहत का एक नुमाइंदा है विलियम, खुदावन मेरी मदद करेगा। विलियम के हुक्म पर सिपाही घोड़ा लेकर आता है और बाल्डोन तकलीफ में होने के बावजूद
باوجود گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اگلے منظر میں دونوں طرف کے لوگ آگے بڑھتے بڑھتے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ بالڈون کو دیکھتے ہوئے سلطان کہتے ہیں تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو بادشاہ بالڈون، کاش ہم کچھ کے زیادہ قریب کسی جگہ پہ ملتے۔ تو بالڈون کہتا ہے اگرچہ میں کچھ مسائل سے گزر رہا ہوں، میری حالت بہت بہتر ہے۔ اصل میں تھکانے والی چیز بیماری نہیں ہے سلطان صلاح الدین، جو چیز واقعی تھکا دینے والی ہے وہ یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ سلطان کہتے ہیں میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک صلیبی ہماری سرزمین سے چلے نہیں جاتے۔ بالڈون کہتا ہے میں قدس میں پیدا ہوا اور کتنی خوشائند بات ہے کہ وہیں جیوں گا اور مروں گا، یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سلطان کہتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا، تم ہماری حکمرانی تلے آزادی سے قدس میں رہ سکتے ہو۔ بالڈون کہتا ہے سلطان نور الدین بھی یہی بات کہا کرتے تھے، لیکن ان کی عمر اتنی نہیں تھی کہ ان خوابوں کو پورا کر پاتے۔ آپ کو بھی اس صورتحال سے سبق سیکھنا چاہیے۔ سلطان پوچھتے ہیں بادشاہ بالڈون تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ مجھے تم نے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تو بالڈون کہتا ہے میں وہی ہوں جو اپنے والد بادشاہ مالیک کے امن کا خواب پورا کروں گا۔ سلطان کہتے ہیں امن اپنی توانائی کو کھو دینے والی دو طاقتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہماری طاقت اور توانائی اب بے مکمل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایبلین اور کیرے کے بعد ہم نے جس طرف پیش قدمی کرنی ہے وہ قدس ہے، اور ہمیں اس ہدف سے دور رکھنے والا کوئی بھی سبب نہیں ہے۔ بالڈون کہتا ہے جب وہ چیز جو آپ بہت شدت سے چاہتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، یعنی جب آپ مسلمان دوبارہ مسجد الاقصی میں نماز ادا کریں گے، آپ کے خیال میں کیا جنگ ختم ہو جائے گی؟ اصل جنگ تو اس کے بعد شروع ہوگی۔ اگر کچھ گرتا ہے تو فرینک مشرق کی سرزمین کی طرف بڑھیں گے۔ سلطان کہتے ہیں جو کچھ میرے اختیار میں ہے میں وہ کرنے کا ذمہ دار ہوں، کوئی بھی نتیجہ مجھے اس مقصد کے حصول سے نہیں روک سکتا۔ بالڈون کہتا ہے ہرگز یہ مت سمجھو کہ ہم بے بس یا اکیلے ہیں، ہم بھی کچھ سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اب آپ خود کو دوسروں سے اونچا دیکھ سکتے ہیں، لیکن جنگ کے بعد ہر وہ چیز جس کے آپ مالک ہیں اس کو کھو دینے کا احتمال بھی ہے۔ سلطان آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں لینے اور دینے والا صرف اللہ ہی ہے، امن کا موسم ختم ہو گیا ہے بادشاہ بالڈون، اب اس مسئلے پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان پلٹتے ہیں تو سبیلا کہتی ہے تم بادشاہ سے منہ نہیں موڑ سکتے سلطان صلاح الدین۔ مگر سلطان کہتے ہیں بات ختم شہزادی، مگر غم اور غصے میں سبیلا کہتی ہے ختم نہیں ہوئی۔ سلطان کہتے ہیں تلوار کا سایہ ہم پہ پڑا ہے، اب واپسی نہیں ہے۔ بالڈون کہتا ہے میری موت قریب ہے سلطان صلاح الدین، اور میں اپنی آخری سانس تک اس مقدس سرزمین کو امن دینا چاہتا ہوں، میری پیشکش کو بغیر سوچے سمجھے مسترد نہ کریں۔ تو سلطان کہتے ہیں بادشاہ بالڈون میں تمہاری اس حالت میں بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہاری پیشکش تمہاری کمزوری کا اعتراف ہے۔ فتح اور شکست کی طرح موت بھی صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ہمارے درمیان کا حکم بھی وہی دے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ پلٹ جاتے ہیں اور ولیم بادشاہ کے پاس آ کر پوچھتا ہے عزت مآب ہم کیا کریں گے؟ بالڈون کو پریشان دیکھ کر سبیلا کہتی ہے مایوس نہ ہو بالڈون، حال ختم نہیں ہوئے ہیں۔ بالڈون آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کچھ میں لڑکے چاسلیون کے ساتھ تخت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے اپنی بے عزتی کی قیمت ادا کی چاسلیون؟ تو چاسلیون کہتا ہے یہ قیمت وہ لانتی بچہ بھرے گا۔ لڑکے اسے کہتا ہے ابھی نہیں۔ تو چاسلیون کہتا ہے ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں لڑکے؟ کیا ہمیں بادشاہ بالڈون کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ سلطان صلاح الدین کو صلح پہ راضی کرے؟ لڑکے کہتا ہے بالڈون اب موت کے دہانے پر ہے، بس تھوڑی سی ہوا بھی اسے گرانے کے لیے کافی ہے، اگر ضرورت پڑی تو ہم وہ ہوا بنیں گے۔ چاسلیون کہتا ہے ہوا یا طوفان؟ میں اب مزید صبر نہیں کر پا رہا ہوں لڑکے، میری بیوی نے میری آنکھوں کے سامنے صلاح الدین کے لیے جان دے دی، اس نے میرا قلعہ مجھ سے چھین لیا، میں اب سلطان صلاح الدین یا بادشاہ بالڈون کے مزید سانس لینے کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ دوسری طرف ماریا بالن سے کہتی ہے میلا کے لیے اب خود کو قصوروار ٹھہرانا بند کرو بالن۔ تو بالن کہتا ہے میں ابھی یقین نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ بیٹھ جاتا ہے اور ماریا کہتی ہے میں نے بادشاہ بالڈون کو ایسی حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، چاسلیون کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا وہ چونکا دینے والا تھا۔ تو بالن کہتا ہے چاسلیون بہت پہلے اس کا مستحق تھا، لیکن بالڈون کا غصہ اس کی بیچارگی کی وجہ سے ہے۔ ماریا کہتی ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے اس کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ بالن کہتا ہے وہ صلاح الدین کو آخری امید کے طور پر امن قبول کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کر کے وقت خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اگر میں صلاح الدین کو تھوڑا سا بھی جانتا ہوں تو یہ ناممکن ہے۔ ماریا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے یہ بالڈون اور دوسروں کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن مت بولنا صلاح الدین کو تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بالن کہتا ہے مگر اسے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ ماریا کہتی ہے اچھی طرح سوچو صلاح الدین کا کمزور نقطہ اگر تم ڈھونڈ لیتے ہو تو کچھ کو بچانے والے اور امن کو قبول کروانے والے شخص تم ہو سکتے ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالن آگے بڑھتے ہوئے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے، خط کو دیکھتے ہوئے سلطان کہتے ہیں خلیفہ ہم سے حج کے راستے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ حج کا موسم قریب آ رہا ہے، عین مطابق ہونا فطری ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے، ہم اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم خلیفہ اور تمام مسلمانوں پر ایوبی ریاست کی پختگی ثابت کر دیں گے۔ اماد وزیر کہتے ہیں سلطان آپ حق بجانب ہیں، لیکن کیا سلیمیوں کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے جبکہ وہ امن کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں؟ سلطان کہتے ہیں سلطان نور الدین کے دور میں حج کے قافلوں پر ہونے والے حملے معلوم ہیں، جب یہ صورتحال ہے تو ہم اس فریضے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کافروں سے ہر ایک چیز کی توقع ہے، گوگبورو کراکوش اور ایتسس راستے کی حفاظت کے تم ذمہ دار ہوگے، میں کوئی بھی کمزوری نہیں چاہتا، اللہ بچائے اگر کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو موصل اور حلب سے ہمارے جھنڈے تلے جہاد کرنے والا ایک بھی مسلمان نہیں نکلے گا۔ اس لیے میں کراتگن البیز کے ساتھ بھاگتا بھاگتا وہاں داخل ہوتا ہے۔ کراتگن کے ساتھ قاضی فاضل کو نہ دیکھ کر سلطان پوچھتے ہیں کراتگن قاضی فاضل کہاں ہیں؟ تو کراتگن کہتا ہے میرے سلطان کا ایماز اپنی بات پہ قائم نہیں رہا، اس نے آپ کو دیا ہوا وعدہ توڑ دیا، قاضی فاضل کو موصل کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ یہ سن کے سب کو بہت غصہ آتا ہے۔ کچھ میں بالڈون کہتا ہے صلاح الدین کو ہماری کمزوری کا احساس ہے، وہ نہیں رکے گا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، یہ ایبلین اور کیرک میں تمہاری شکستوں کا نتیجہ ہے۔ ولیم کہتا ہے ہم جس صورتحال میں ہیں اس کی سنگینی واضح ہے، ہم نے ایبلین اور کیرک پر بھی فوج کا بڑا حصہ گنوا دیا، اس کے علاوہ ان شکستوں نے ہم پر لوگوں کا اعتماد متزلزل کر دیا ہے، شہر میں خوف کی کیفیت ہے، لیکن عزت مآب ایک حل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین نے کیرک کی فتح کے بعد اپنی ماتحت سرزمین کو زنگی ریاست کے طور پہ نہیں ایوبی ریاست کی سرزمین کے طور پہ متعارف کروایا، اسلامی خلیفہ نے بھی اس ریاست کو تسلیم کیا، چنانچہ صلاح الدین
को इस सिलसिले में भी उसकी मतलूबा चीज मिल गई, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं जनाब। बालेन कहता है हो सकता है कि उसने शाम और मिस्र में ऐसा किया हो, लेकिन बाकी शहरों और इमारात ने अभी तक उसके सामने सर तस्लीम हम नहीं किया। विलियम अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है सलाहुद्दीन अपनी रियासत की सरबराही को सुल्तान नूरुद्दीन के रिश्तेदारों के सामने मनवा सके ये इतना आसान नहीं होगा। हलब और मौसल उसके साथ नहीं है। तो बाल्डोन कहता है एबडेन और कैरिक की फतवाहत ने उस पर उनका एतमाद बढ़ा दिया होगा। तुम ये किस बुनियाद पर कह रहे हो विलियम? जवाबन विलियम कहता है मौसल का अमीर कैमास माजी में उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। सबसे अहम बात ताकत और पैसे की तरफ उसकी कमजोरी। बाल्डोन कहता है तो ये वो आदमी है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। विलियम मजीद कहता है सलाहुद्दीन ने अपनी सरबराही और रियासत को कबूल करवाने के लिए अपने सबसे करीबी साथी काजी फाजल को इस्लामी सरजमीन में भेजा है और फाजल मौसल के अमीर कैमास की तरफ से जिंदान में डाला गया है। अब वो उसे कैद में रखे हुए है। फाजल की सूरत हाल हमें वो मौका फराहम करेगी जिसकी हमें जरूरत है। अगर मौसल के अमीर कैमास ने पड़ोसी शहजादों और उमरा की हिमायत हासिल की, बाल्डोन कहता है, तो सलाहुद्दीन को कुछ की तरफ पेशकदमी करने का अपना ख्वाब मुलतवी करना पड़ेगा। विलियम फौरन मौसल जाकर कैमास के साथ इत्तेहाद कायम करो। मौसल और दीगर इस्लामी सरजमीनें मुत्तहिद नहीं होनी चाहिए। कुछ का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है विलियम। तो विलियम कहता है मुझे इस बोझ तले गिरने से बचाने वाली वाहिद चीज इस मुकद्दस शहर से आपकी मोहब्बत है, इज्जत माब। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये कहते साथ ही विलियम वहाँ से रवाना हो जाता है और बालेन कहता है इज्जत माब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक बात है जिसके बारे में मैं आपसे खुसूसी तौर पर बात करना चाहता हूँ। इधर सुल्तान खड़े होकर गुस्से से कहते हैं वो आदमी कैमास खुद को क्या समझता है, वो ये हिम्मत किससे ले रहा है? तो बोरो कहता है ज़ाहिर है उसका एक और रुख भी है। सुल्तान कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, इस मामले की इब्तिदा और इंतहा फाजल से सुननी पड़ेगी। ये नाकाबिले कबूल है। कैमास ने इख्तिलाफ का रास्ता ढूंढकर आग को भड़काने का इंतखाब किया है। एथिस कहते हैं क्या उन बेअक्लों ने गुमुश्तगिन के अंजाम से नहीं सीखा? करदेगन कहता है मेरे सुल्तान काजी फाजल मुश्किल सूरत हाल में है, फौरन से पहले हरकत में आने की जरूरत है। हम क्या करेंगे? तो सुल्तान कहते हैं हम कैमास को वही जवाब देंगे जिसका वो हकदार है, लेकिन हमें मौसल के लोगों के दिलों को तोड़े बगैर इसका हिसाब लेना होगा। बोरो कहता है चलो फिर फौज को जमा करते हैं। कराकोश कहता है क्या हम मौसल में फौज भेजेंगे? सुल्तान कहते हैं काजी फाजल का कैद होना एक अहम मसला है, शायद वो उसके जरिए हमसे कुछ कहना चाहता हो। हम इसलिए मौसल में लश्करगाह कायम करेंगे, लेकिन मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्फाज खत्म होने से पहले तलवारें ना बोलें। इख्तिलाफ की इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि यह हंगामे में बदल जाए। अगर हम मौसल और हलब से इत्तेहाद हासिल नहीं कर सकते तो हमारा कुछ का ख्वाब जल के राख हो जाएगा। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि मौसल में अदालत लगी होती है। वहाँ मौजूद काजी फाजल से कहता है फरहद के बेटे मजहर के मुकदमे में उस दिन के काजी ने एक माहिर के तौर पर आपसे मशवरा किया। आपने अदालत को तहरीरी तौर पर अपनी राय से आगाह किया है कि मजहर कसूरवार है। तो काजी फाजल कहते हैं काजी साहब जैसा कि आपने बयान दिया, अगरचे मैंने जो कुछ किया और सोचा मैंने हमारे पास मौजूद शवाहिद और हिसाब किताब के मुताबिक काम किया। काजी कहता है ज़ैनब खातून का दावा है कि आपने अपनी जिम्मेदारी में गफलत बरती। तो काजी फाजल कहते हैं ये एक काबिल एतमाद और काबिल एहतराम खातून है, मैंने कभी नहीं चाहा इन्हें दुख पहुंचे, लेकिन उस दिन के हालात में मेरे पास मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था, और अगर मैं अपने मनसब का नाजायज फायदा उठाता तो लाजमन कोई नफा हासिल करता। ताहम इस आने से दिलगिरफ्ता होकर मैंने अपने तमाम फराइज से इस्तीफा दे दिया, अपना सब कुछ मौसल में कुर्बान करके सिकंदरिया चला गया। अमीर कैमास कहता है लेकिन ये सानवी मामलात हैं, असल मसला इंसाफ के इख्तियार का खुला इस्तेहसाल है। तो काजी फाजल कहते हैं मैंने किसी को गुमराह नहीं किया, मैंने सिर्फ दस्तावेजात में जो कुछ देखा उसकी बुनियाद पर अपना फैसला सुनाया। बायबोरा कहता है काजी फंदी में इनकी जमानत देता हूँ। काजी फाजल एक नेक नीयत और रास्तबाज शख्स हैं। बहादुर कहता है ये मत बोलिए कि वो सल्तनत या यूबिया के नायब सुल्तान हैं। ज़ैनब कहती है अदालत में अलकाबात की कोई अहमियत नहीं है। जवाब में काजी फाजल कहते हैं यकीनन नहीं, ये सिर्फ अपनी नेक राय पेश करना चाहते थे। ज़ैनब खातून मैं उन लोगों का मुहासबा चाहता हूँ जो इस तबाही के जिम्मेदार हैं, जिनका चेहरा आप जैसा ही नजर आया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये है या नहीं। अब इसका रास्ता यही है कि तुम मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाओ। अगर ये सच्चाई को जाहिर करने का बाइस बनेगा तो मुझे हर तरह की मुश्किल कबूल है। कुछ में बाल्डोन बालेन से कहता है वो कौन सा अहम मामला है जिस पर तुम मुझसे तन्हाई में बात करना चाहते थे? तो बालेन कहता है इज्जत माब विलियम की जानत सबको मालूम है, उसका मंसूबा बहुत मुतासिर कुन है, लेकिन मैं आपको एक और चीज के बारे में खबरदार करना चाहता हूँ। बाल्डोन पूछता है वो क्या है? तो बालेन कहता है सलाहुद्दीन जल्द या बदेर पूरे आलम इस्लाम का रहनुमा बनेगा। विलियम जो करेगा वो सिर्फ उसमें ताखीर करेगा, लेकिन ये उसे रोक नहीं पाएगा। बाल्डोन कहता है क्या तुम समझते हो कि मैं ये बात नहीं जानता? हम जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं उसमें एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत कीमती है। बालेन कहता है आप ठीक कह रहे हैं, अगर विलियम खुशकिस्मत हुआ तो वो सलाहुद्दीन के कुछ पर चढ़ाई को कुछ देर के लिए मुलतवी कर सकता है, लेकिन हमें उसे सुलह पे मजबूर करने के लिए कोई ऐसा पता चाहिए जो फैसला कुन हो, और ये मुमकिन भी है। बाल्डोन पूछता है कैसे? सलाहुद्दीन को सुलह पे कौन मजबूर कर सकता है? यह सुनते साथ ही बालेन मुस्कुरा देता है। शाम में शमसा खातून सुल्तान से कहती है आपने भी आराम भी नहीं किया, सांस भी नहीं ली, और आप फिर से सफर की तैयारी में हैं। मुझे डर है कि आप थक के बीमार पड़ जाएंगे। तो सुल्तान उनसे कहते हैं फिक्रमंद ना हो, इस रास्ते की सख्तियां हमें रूहानी गज़ा देंगी और शिफा बख्शेंगी। शमसा खातून उनसे कहती है अब आपके रास्ते में सिर्फ आपकी बीवी ही मुंतजर नहीं होगी, बल्कि आपका बेटा भी मुंतजर होगा। सुल्तान बच्चे से प्यार करते हुए कहते हैं यही बात मुझे ताकत देती है, मेरी हालत और आपकी हालत मजबूत तर हो जाए ताकि अजीम फतोहात में शामिल हो सकूं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि वो हमें उन दिनों को देखने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। मौसल में काजी फाजल से पूछता है क्या आपके पास कहने को कुछ और है काजी फाजल? तो काजी फाजल कहते हैं यह मसला मेरा भी मसला है, अगर मेरे पास मौका और वक्त होता तो वो सब कुछ करता जो मैं माजी में ना कर सका, और इस साजिश के पीछे छुपे चेहरों को बेनकाब करता जो उन मसाइल को सामने लाई। काजी कहता है ठीक है, आपने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि आपको उस वक्त उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिला। मैं कैसे जानूं कि आप अब मिलने वाले सबूत को छुपाएंगे नहीं? काजी फाजल कहते हैं आपका कातिब हर कदम मेरे साथ रहेगा। काजी ज़ैनब से पूछते हैं बतौर मुद्दई आप इस तजवीज़ पे क्या राय रखती हैं? तो ज़ैनब कहती है अगर ये वाकई वो कर सकते हैं जो ये कह
रहे हैं। मगर कैमास बोलते हुए कहता है, काजी फाजिल को मौका देने से पहले इनके पुराने मुकदमात को जांचें। काजी कहता है, वही होगा जो आप कहेंगे। कैमास कहता है, अगर काजी फाजिल की तजवीज़ को पहले से सोचा समझा ना माना जाए तो इसे ज़ेरे गौर लाया जा सकता है। क्या ये ठीक नहीं है मेरी बेटी ज़ैनब? ज़ैनब कहती है, अमीर कैमास दुरुस्त फरमा रहे हैं, सब ज़ाब्ते के मुताबिक होना चाहिए। काजी फाजिल कहते हैं, तो हो जाए। काजी फैसला सुनाते हुए कहता है, मुकदमे की मुद्दत के हवाले से काजी फाजिल के पुराने मुकदमों का जायजा लिया जाएगा और इस अरसे के दौरान काजी फाजिल जिंदान में रहेंगे। ये हमारा फैसला है। बाइबोरा और बहादुर को फैसला पसंद नहीं आता। काजी ज़ैनब के साथ चला जाता है। बाइबोरा काजी फाजिल से कहता है, ये मसला बहुत पेचीदा हो गया है। तो काजी फाजिल कहते हैं, ये जल्द हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बहादुर कहता है, करातेगिन शाम रवाना हो चुका है, वो सुल्तान तक खबर पहुंचाएगा। हर कोई जल्दी जान लेगा कि हम बगैर किसी सहारे के नहीं हैं। अमीर कैमास उनके पास आकर कहता है, कभी ये गुमान ना कीजिएगा कि मैं आपको मुखालिफ हूँ काजी फाजिल, मैं सब कुछ इंसाफ की फराहमी के लिए कर रहा हूँ। तो काजी फाजिल कहते हैं, शुक्रिया, हकीकत जल्द या बदेर सामने आएगी। शाम में फातिमा खातून शमसा से पूछती है, तुम्हें कैसे यकीन कि सायरा बदल चुकी है? तो शमसा कहती है, वालिदा मैं मोहब्बत को जानती हूँ, बोरो की सायरा से मोहब्बत उसके दिल की शिफा है। अपनी अना को तर्क करना और मुझसे माफी मांगना यही सबसे बड़ी दलील है। फातिमा खातून कहती है, अगर तुम जो कह रही हो वो सच हो, लेकिन मेरा दिल फिर भी मुतमईन नहीं होता। ये शादी मुझसे मशवरा किए बगैर हुई थी, इसलिए मैं सायरा वहाँ पे आती है और फातिमा खातून के हाथ का बोसा लेती है। मगर फातिमा खातून कोई खास तवज्जो नहीं देती और मुंह मोड़ लेती है। ये देखकर सायरा कहती है, अगर हमसे कोई खता हुई है तो माजरत चाहते हैं वालिदा, हमने चाहा था कि हमारी शादी हमारी फतह की एक यादगार बने। फातिमा खातून पूछती है, हक महर में तुमने क्या तय किया? तो सायरा बैठते हुए कहती है, मुझे बोरो ने कैरी की फतह के माल गनीमत में से अपना हिस्सा दिया और एक खास वादा भी किया। फातिमा खातून एकदम से पूछती है, वो क्या? तो सायरा कहती है, मैं कुछ के मुआवजे में शिरकत करना चाहती थी। फातिमा खातून कहती है, खवातीन यकीनन पस पर्दा मुहिम्मात में शामिल हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मतलब तलवार लेकर मैदान में उतरना है। सायरा एकदम से कहती है, पस पर्दा नहीं वालिदा, यकीनन आप मुझसे बेहतर जानती हैं। क्या कोई खातून साहबिया ऐसी ना थी जो जंगों में शरीक हुई हूँ, और सबसे बढ़कर जबकि हमारे सुल्तान ने फैसला बोरो पर छोड़ दिया है। फातिमा खातून कहती है, मेरी बेटी तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? खुद को किसे तशबीह दे रही हो? ये देखते हुए शमसा परेशान हो जाती है और सायरा कहती है, शायद मैं खुद को ठीक से बयान नहीं कर सकी, माफ कीजिएगा। ये कहते साथ ही सायरा चली जाती है। सायरा के जाने के बाद शमसा फातिमा खातून से कहती है, आपने शायद उस पर कुछ ज्यादा सख्ती। बालेन मरकोज से कहता है, शोबिक ये कैरिक का क्लब और मरकज है, अगर हम किले पर कब्जा हासिल कर लें तो हम हज के रास्ते के सबसे अहम मुकाम पर काबिज हो जाएंगे। मरकोज पूछता है, मेरे कौन क्या ये मुमकिन है? तो बालेन कहता है, कैरिक और रेबलेन पे काबू पाना फिलहाल नामुमकिन है, मगर शायद शोबिक पर काबू पाने का कोई रास्ता निकल आए। मरकोज कहता है, मेरे कौन अगर हम कामयाब हो गए, मेरे कौन अगर हम कामयाब हो गए, अगर सलाउद्दीन ने मौसल और हलब को अपने मातहत कर लिया, अगर उसने मुसलमानों को मुतहद कर लिया तो आखिरकार हम शिकस्त खा जाएंगे। बालेन कहता है, मैं इससे आगाह हूँ, अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास कुछ की तरफ पीछे हटने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। दूसरी सूरत में अगर हम शोबिक पर कब्जा कर लें, विलियम मौसल में अफरा तफरी फैलाने में कामयाब हो जाता है। मार्कोस उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, तब सलाउद्दीन के पास अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। बालेन कहता है, यही हमारी बका का वाहिद जरिया है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं मौसल में लालची कैमास को विलियम हीरे और सोना पेश करता है, जिन्हें देखकर कैमास बहुत खुश होता है और खड़े होकर कहता है, हम आपकी आमद से खुश हुए हैं। बादशाह बाडोन की सहावत भी काबिल दीद है। तो विलियम कहता है, सहावत दोस्ती के रिश्ते की बुनियाद है अमीर कैमास। अब काम की बात करते हैं। सलाहुद्दीन एक आग है जो दिन ब दिन भड़कती जा रही है और उसे बुझाना लाजिम है। ये मत समझना कि आग सिर्फ हमें जलाने आ रही है, तुम जानते हो कि मेरी आंखें हर जगह हैं। एक तरफ सलाहुद्दीन वो रियासत मुसलत करना चाहता है जिसकी बुनियाद उसने तुम पे रखी थी, और दूसरी तरफ वो मुसलमानों की क़यादत का ख्वाहा है। कैमास कहता है, कैरिक और रेबलेन को फतह करने के बाद उसने लोगों के दिल जीत लिए हैं, खलीफा ने भी उसकी हिमायत का ऐलान किया है। विलियम कहता है, सलाहुद्दीन ने नूरुद्दीन जंगी की रियासत को तबाह कर दिया। तुम नूरुद्दीन जंगी की सल्तनत को मुकद्दस समझते थे, मगर उसने अपनी सल्तनत उसके मलबे पे कायम की। वो उस विरासत को छीनने की कोशिश कर रहा है जो उसे तलवार के जोर पर ना मिली। कैमास कहता है, यह सच है, इस सूरत हाल ने कुछ बेइत्मीनानी पैदा की है, लेकिन इक़्तिदार उसी का होता है जिसके पास ताकत हो। विलियम कहता है, सलाहुद्दीन ने अभी मुकम्मल इख्तियार हासिल नहीं किया, मगर वो उस दहाने पर है। अगर उसके मामलात बिगड़ गए तो वो सल्तनत जो उसने बनाई है पल भर में बिखर सकती है। कैमास पूछता है, कैसे मुमकिन होगा? तो विलियम कहता है, काजी फाजल, सुना है तुमने उसे जिंदान में डाल दिया है। तो कैमास कहता है, पुराने मामलात की वजह से मेरे पास इतने सबूत नहीं कि उसे जिंदान में रख सकूं। विलियम कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम वो सबूत पैदा कर सकते हैं। मुझे काजी फाजल के मुकदमे के मंदरजात से कोई गर्ज नहीं है, मगर काजी फाजल सलाहुद्दीन का दस्ते बाजू है। हम अगर उसे अवाम के सामने मुजरिम साबित करते हैं तो सलाहुद्दीन भी उस गुनाह में शरीक नजर आएगा। तुम बस वही करो जो मैंने कहा, बाकी मुझ पे छोड़ दो। कैमास कहता है, जैसा कि तुमने कहा सहावत दोस्ती की बुनियाद है। तो विलियम कहता है, अगर तुमने सलाहुद्दीन के खिलाफ हमारा साथ दिया तो तुम जान लोगे कि हमने जो तुम्हें दिया है वो सहावत का महज एक कतरा है। कैमास दोनों बाजू फैलाते हुए कहता है, जब तक सुकून की जिंदगी मुमकिन है तो जंग क्यों? विलियम कहता है, बिल्कुल, मैं काजी फाजल के मुकदमे का तफसील से जायजा लूंगा। तुमने मौसल के मोअज़्ज़ज़ तरीन अफराद का वफ़द तरतीब दिया और उसे शुरू में तलब किया है। आपको ये भी खतरे के खिलाफ मुज़ामत के बीज बोना शुरू कर देने चाहिए, लेकिन खामोशी और मजबूती से। ये सुनते साथ ही कैमास सोच में पड़ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हमें कैरिक के पास शोबिक किला दिखाया जाता है, जहाँ पे एचिस गुकबोरो क्राकोश के साथ मौजूद होते हैं और पूछते हैं, क्या वो कैरिक पर हमला करने की जुर्रत करेंगे? गुकबोरो कहता है, वो बखूबी जानते हैं कि वो नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन इस इलाके यानी कि शोबिक को शदीद नुकसान पहुंचा है। अल्लाह ना करे अगर वो पूरी ताकत से हमला करें तो ये पनागाह बाकी ना रहेगी। एचिस कहते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ये इलाका उनके निशाने पर है। क्राकोश कहता है, बहुत से तिजारती काफिले हज के रास्ते पर सफर करते थे, अगर हम उन काफिलों को महफूज कर लेंगे तो हम हाजियों के काफिलों को भी महफूज कर लेंगे। दूसरी तरफ कैमास विलियम से कहता है, जैसा कि मैंने कहा, मैं इसे जल्द निपटाऊंगा विलियम। तुम्हारी पेशकश भी खासी फराख दिलाना थी, लेकिन हमें इस शराकतदारी पर तफसील से बात करनी चाहिए। इसलिए मैं सिपाही आकर कहता है, सुल्तान सलाहुद्दीन महल के करीब पहुंच
पहुंच गई। यह सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और कैमास कहता है, सलाहुद्दीन मुझे इतनी जल्दी की तवक्को ना थी। तो विलियम कहता है, जब काजी फाजल तुम्हारे हाथ में हो तो किसी और बात की उम्मीद रखना बेवकूफी है। कैमास सिपाही से कहता है, जल्दी से संदूक उठाओ। सिपाही संदूक उठाते हैं और विलियम भी एक तरफ जाकर छुप जाता है। कुछ ही देर के बाद सुल्तान बहुत गुस्से में बोरो और कैरतगन के साथ वहाँ दाखिल होते हैं। कैमास उनसे कहता है, मौसल में खुशामदीद सुल्तान सलाहुद्दीन। तो सुल्तान उसे कहते हैं, खुशामदीद नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नायब को कैद करने की। तो कैमास कहता है, ये काजी का फैसला था, उनके खिलाफ एक पुराना और संगीन मुकदमा है। सुल्तान कहते हैं, कैरतगन ने सब कुछ तफसील से बताया है, तुम एक शख्स के बयान पर ऐसी कार्रवाई कैसे कर सकते हो। बोरो कहता है, तुम काजी फाजल जैसे आदमी के साथ क्यों नाइंसाफी कर रहे हो। तो कैमास कहता है, यहाँ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही, काजी के हुक्म से पुराने मुकदमात दोबारा खोले जाएंगे, अगर उसके खिलाफ कुछ साबित न हुआ तो गालिबन उसे रिहा कर दिया जाएगा। सुल्तान कहते हैं, नतीजा कुछ भी हो, मैं अपने नायब के साथ इस सलूक की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा, फौरन से पहले उन्हें जिंदान से निकालो। मगर कैमास कहता है, मुमकिन नहीं, मैं अदालत के फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकता, यह मौसल के लोगों की तौहीन होगी। सुल्तान तलवार पे हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगा नहीं। कैमास बहुत डर जाता है और विलियम की तरफ देखता है। विलियम हाँ में सर हिलाता है तो कैमास सिपाहियों से कहता है, काजी फाजल को जिंदान से निकाल कर यहाँ ले आओ। कुछ में हम देखते हैं कि बाल्डोन खत लिख रहा होता है, यह बीमारी जो मेरी जिल्द को दिन ब दिन खा रही है मुझे ज़ेर करने के करीब है। मैं जानता हूँ कि मैं अपने पीछे एक ऐसे शहर को छोड़ूंगा जो मेरी तरह मंद पड़ता जा रहा है। ये कहते साथ ही बाल्डोन एकदम से गुस्से में सारे औराक पलट देता है और खड़े होकर कहता है, खुदावन तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, अपनी जरा क्यों उतारी। इसलिए मैं लड़गाई वहाँ पे आता है और कहता है, माफ कीजिएगा इज्जत माफ, लेकिन खुदावन कभी भी आपके साथ नहीं था। बाल्डोन गुस्से से कहता है, ये कैसी गुस्ताखी है। तो लड़गाई कहता है, माजरत, लेकिन कोई तो होगा जिसे सच बोलना होगा, मुझे अंदेशा है कि तबाही आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। ये सुनते साथ ही बाल्डोन गुस्से में पागल हो जाता है और तलवार निकाल कर लड़गाई पे हमला कर देता है, मगर लड़गाई के आगे से हटते साथ ही बाल्डोन जमीन पे गिर जाता है। बाल्डोन को बेबस देखकर लड़गाई कहता है, आपके लोग कहने लगे हैं कि मौत ने आपका दरवाजा खटखटाया है, सुने आप खुद को सुने। ये कहते साथ ही लड़गाई चला जाता है और बाल्डोन बहुत उदास हो जाता है। इधर फातिमा खातून शमसा से कहती है, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इस साल हज पे जाना चाहूंगी। शमसा कहती है, अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए। फातिमा खातून कहती है, अल्लाह का शुक्र है मेरा पोता महफूज और सेहतमंद पैदा हो गया, मेरा बेटा सलाहुद्दीन अपना रुख कुछ की तरफ कर चुका है, हमें इस सब के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए में सायरा वहाँ पे आती है और कहती है, मैं शादी की दावत के खाने के बारे में आपसे पूछना चाहती थी। तो फातिमा खातून कहती है, तुम बेहतर जानती हो बेटी, फैसला तुम बेहतर कर सकती हो। ये कहते साथ ही फातिमा खातून मुंह फेरते हुए चली जाती हैं। तो सायरा शमसा से कहती है, शमसा मेरी मदद करो, मैं इस सूरत हाल को कैसे ठीक कर सकती हूँ। तो शमसा खातून कहती है, हम इसे ठीक कर लेंगे, फिक्र ना करो। मौसल में काजी फाजिल सुल्तान के पास आ जाते हैं। उन्हें देखते हुए सुल्तान कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप सलामत हैं। तो कैमास कहता है, जो कुछ आपने किया वो दुरुस्त नहीं था सुल्तान सलाहुद्दीन, आप मुसलमानों को इत्तेहाद का दर्स देते हैं और हमारी इज्जत नफ्स को पामाल करते हैं। सुल्तान कहते हैं, हमने इत्तेहाद की पुकार पर तुम्हारा जवाब अपनी आंखों से देखा है, मैंने कैरिक फतह किया और तुमने एक मुबारकबाद तक ना दी, और अब जबकि हमने कुछ की तरफ रुख किया तो बजाय हिमायत के तुम मेरे सबसे वफादार आदमी को कैद में डाल रहे हो। जवाबन कैमास कहता है, आपने अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी और तफरका पैदा किया, हम तो इब्तदा से ही जंगी सुल्तान के ताबे थे। सुल्तान कहते हैं, अब मैं काजी फाजिल को लेकर चला जाऊंगा, लेकिन मैं मौसल नहीं छोड़ूंगा, इदालत लगाना, अगर फाजिल का जुर्म वाज़े तौर पर साबित हुआ तो मैं इसे सजा अपने हाथों से दूंगा। कैमास कहता है, सुल्तान ये सही तरीका नहीं है। विलियम हाँ में सर हिलाता है तो कैमास एकदम से कहता है, लेकिन जैसे आप कहें वैसे ही सही। जब लोग आपको एक शख्स को दूसरे शख्स पर तरजीह देखते हुए देखेंगे तब देखेंगे कि मौसल के लोग आपकी इत्तेहाद की पुकार पर कैसे जवाब देंगे। सुल्तान कहते हैं, जल या बदेर, शाम, मौसल और हलब एक ही मकसद के हुसूल के लिए मुत्तहिद हो जाएंगे और कोई इसे रोक नहीं सकता। ये कहते साथ ही सुल्तान काजी फाजिल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस मंजर को देखते हुए विलियम बहुत खुश दिखाई देता है। कुछ में चाफियोन हाथ आईने पे मार के जख्मी कर लेता है और कहता है, किसी चीज को हाथ में पकड़ना बेहतर होता है ताकि वो मुस्तहकम हो सके। सिर्फ एक चीज जो मुझे अब बेहतर बनाएगी वो इंतकाम है लड़गाई। मैं सलाहुद्दीन से भी और हमारे छोटे बादशाह से भी इंतकाम लूंगा। तो लड़गाई उसे कहता है, मैं बाल्डोन के पास से आ रहा हूँ, मैं उसे उसकी तकलीफ याद दिलाकर उसकी मदद करना चाहता था। वो समझता है कि वो मौत के करीब है, लेकिन चाफियोन तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अगला कदम देखने से रोकता है। चाफियोन पूछता है, अगला कदम क्या है। तो लड़गाई कहता है, तुम अगर बाल्डोन को अमन कायम होने से पहले मार डालोगे तो क्या होगा, क्या फिर तुम तख्त पे काबिज हो जाओगे। मैं तारीख में उस बादशाह के तौर पर जाऊंगा जिसने यरूशलेम को खो दिया, तो इसलिए पहले अमन को आना चाहिए। हम जब इस दौरान ताकतवर हो जाएंगे तो हमें बाल्डोन से छुटकारा पाना होगा। तो चाफियोन उसे कहता है, मैं तुम्हारे मंसूबों की हमेशा से तारीफ करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर मौजूद गुस्से और खून के प्यासे जानवर को काबू करना कभी भी आसान नहीं होगा। तो लड़गाई गुस्से में उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर ये दरिंदा बाखूबी जान ले कि जब मैं इस मंसूबे के आखिरी मरहले तक पहुंचने वाला हूँ तो इसकी कोई भी गलती इस जानवर की रस्सी को एक जलते हुए फंदे में तब्दील कर देगी। ये कहते साथ ही लड़गाई उसे झड़कते हुए चला जाता है। उधर सायरा शमसा से पूछती है कि आपको यकीन है ये काम करेगा। तो शमसा कहती है, मुझे पूरा यकीन है, मेरा अभी बच्चा पैदा हुआ है, मैं इस तरह सफर नहीं कर सकती, लेकिन तुम वालिदा के साथ हज पे जा सकती हो। सायरा पूछती है, क्या आपको लगता है कि इससे हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। तो शमसा कहती है, बिल्कुल। सायरा कहती है, मुझे शायद मुकद्दस सरजमीन की ज़ियारत की सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने गुनाहों को कैसे माफ करूँ। मार्कोस बालेन के पास आता है और कहता है, मेरे कौन शोबिक किले से मुलाकात की दरख्वास्त भेजी गई है। बालेन पूछता है, दूसरे मसले की क्या सूरत हाल है। तो मार्कोस कहता है, वो भी हल हो गया। बालेन कहता है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक है, क्या तुम्हारे पास कोई और हल है। मार्कोस नफी में सर हिलाता है तो बालेन कहता है, उन्हें किले को हथियार डालने पर मजबूर करना होगा, ये हमारा वाहिद हल है। तो मार्कोस कहता है, मुझे उम्मीद है कि चीजें आपके मंसूबे के मुताबिक होंगी मेरे कौन। उधर अजीज अपने साथियों के साथ मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और बुजुर्ग से पूछते हैं, क्या तुमने इन इलाकों में सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी है। तो बुजुर्ग कहता है, हमने कर दी है एहतिसाब। इसलिए एक सिपाही आकर खत गुकबरो को देते हुए कहता है, यह एबलेन के साबिक कौंत बालेन की तरफ से है। खत पढ़ते हुए
गुब्बरो गुस्से में कहता है। बालेन कहता है कि वो किले का मुआवजा कर लेगा, लेकिन पहले वो हमसे बात करना चाहता है। एथिस पूछते हैं कौन सी फौज किले का मुआवजा करेगी, किन फौजियों के साथ। तो इब्राहिम कहता है उसने मारिया से बिला वजह शादी नहीं की, वफादार फौजियों की तादाद कम नहीं है। गुब्बरो कहता है हमें एहतियात की जरूरत है, आइए देखते हैं कि वो मुलाकात में क्या चाहता है। मोसल में कैमास विलियम से कहता है सलाउद्दीन काजी फाजिल के लिए मोसल के दरवाजों पर एक फौज इकट्ठी करेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था विलियम, ये अच्छा नहीं है। फाजिल को देने के बाद मैंने अपनी जीती हुई चाल खो दी है। तो विलियम कहता है वो फौज काजी फाजिल के लिए नहीं लाई गई थी, ये बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दर हकीकत सलाउद्दीन ने हमें एक ऐसा मौका दिया जो हमें आसानी से नहीं मिल सकता था। कैमास पूछता है मौका क्या है। तो विलियम कहता है लोगों में ये बात फैलाई जाएगी कि अय्यूबी अपने आप को बाकी मुसलमानों से बेहतर समझते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि सलाउद्दीन का काजी फाजिल को लेना महज एक इम्तिहान है, और अगर तुम उसकी मुखालफत नहीं करोगे तो अंजाम यह होगा कि मोसल और हलब सलाउद्दीन के कब्जे में आ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको हलब के अमीरों को पैगाम भेजने की जरूरत है, खास करके अमीर तोमन। उसे नूरुद्दीन के बेटे सुल्तान इस्माइल के साथ मोसल आना चाहिए। कैमास कहता है वो अगर आएगा तो अपनी फौज के साथ आएगा। विलियम कहता है अगर जरूरत हो तो हथियारों से इनका मुकाबला करें, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नासरीन इसके बाद हम देखते हैं कि मोसल के पास मौजूद करगा में सुल्तान कहते हैं लोगों के साथ उसने सलूक और समझ बूझ से पेश आए, हमें फाजिल के मसले को जल्द अज जल्द हल करने की जरूरत है। काजी फाजिल कहते हैं मेरे सुल्तान ये मसला आपके जो इत्तेहाद कायम करने की कोशिश है इसके लिए रुकावट बन सकता है। तो सुल्तान कहते हैं हम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते जिनके साथ हमने ये सफर शुरू किया था, अल्लाह के हुक्म से हम सब कुछ हल कर लेंगे। बोरो काजी फाजिल से पूछता है शिकायत दर्ज करने वाली ये खातून कौन है। तो काजी फाजिल कहते हैं ज़ैनब खातून, उनका भाई खजाने में काम करते हुए एक दानिस्ता साजिश और बहतान का निशाना बना। उस वक्त के हालात में मैं उस मसले को हल करने से कासिर था, तो इसलिए मोहतरमा ज़ैनब मुझसे नफरत करती हैं, लगता है उसका गुस्सा भी कम नहीं हुआ। सुल्तान कहते हैं मुझे ज़ैनब खातून से बात करने दें। काजी फाजिल कहते हैं जैसे आप मुनासिब समझें, सबसे पहले हमें ये मालूम करने की जरूरत है कि आया उसका भाई जिंदा है या नहीं। हम अगर उसे ढूंढ कर उसके साथ खड़े हो जाएं तो अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं और तभी असल मुजरिम सामने आएंगे। सुल्तान कहते हैं करातेगन और अलबेज को पैगाम भेजें, मजहर को तलाश करना उनकी जिम्मेदारी है। बहादुर के जाते साथ ही एलिसा और माइस वहाँ पे आते हैं। सुल्तान उनसे कहते हैं एलिसा और माइस तुम दोनों को बाजार और गलियों में जो हो रहा है उस पर नजर रखनी होगी, सब होशियार और चौकस रहें। कैमास हम पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, हमें इख्तलाफ की गुंजाइश दिए बगैर लोगों को अपनी तरफ लाना चाहिए, वरना मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैं कभी नहीं करना चाहता। मोसल में विलियम के सामने कैमास एक शख्स से कहता है मेरी बात गौर से सुनो, यूं कहिए कि सलाउद्दीन को सिर्फ अपने पैरोकारों का ख्याल है, मिस्र और शाम के बाद वो मोसल और हलब की दौलत का ख्वाहिशमंद है। क्या तुम समझ गए? जो भी करना पड़े लोगों को उसके खिलाफ करो और उसके बाद मुझसे मिलो। ये सुनते साथ ही वो शख्स चला जाता है और विलियम कहता है हमें ज़ैनब के भाई को तलाश करना होगा इससे पहले कि वो ऐसा करें। कैमास कहता है हो सकता है कि वो पहले ही मर चुका हो। तो विलियम कहता है मैं हकाइक पर काम करता हूँ, इम्कानात पर नहीं। कैमास कहता है दर हकीकत मुझे पहले ही उसे जाने नहीं देना चाहिए था। यह कहते साथ ही उस लम्हे को याद करता है जब मजहर ने दस्तावेज़ात देखते हुए कैमास से कहा था चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं, अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ। कैमास ने कहा था तुम खामोश रहोगे। तो मजहर ने गुस्से में कहा था ये क्या कह रहे हो, जब खजाने का खसारा वाज़ेह है तो मैं कैसे राय दूंगा। कैमास ने कहा था तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, अगर तुमने कुछ कहा तो तुम और तुम्हारी बहन ज़ैनब दोनों मर जाओगे। मजहर ने कहा था ये ना समझो कि जुर्म एहतसाब के बगैर रहता है, एक दिन आएगा जो कुछ तुम कर रहे हो उसका हिसाब दोगे। इस ख्याल के बाद कैमास परेशान हो जाता है तो विलियम उसे कहता है क्या तुमने उसे भेज दिया। कैमास कहता है मामला बहुत पेचीदा था, यही होना था ताकि मामला खराब ना हो, अब मैंने उसे तलाश करने के लिए किसी को रखा है। फिर खड़े होकर कहता है देखो विलियम अगर अभी तक वो जिंदा है तो सलाउद्दीन उसे हमसे पहले ढूंढ लेगा, हमारे सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। विलियम उसे कहता है तुम लोगों को सलाउद्दीन के खिलाफ उकसाने में दिलचस्पी रखो, मजहर का केस मैं खुद देख लूंगा। ये कहते साथ ही विलियम चला जाता है। दूसरी तरफ सायरा फातिमा खातून के पास आती है और कहती है हमें शादी के बारे में आपसे मशवरा करना चाहिए था, हमने गलती की लेकिन मैं माँ के बगैर पली बढ़ी हूँ, मैं एक आदमी की तरह पली बढ़ी हूँ, मेरे अंदर आदाब और रिवायात की बहुत कमी है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे माफ कर दें और मुझे अपनी बेटी के तौर पर कबूल करें, मुझे वो सिखाएं जो मैं नहीं जानती। यह सुनकर फातिमा खातून उससे कहती है मैं भी सख्ती से बोली मेरा भी कसूर है। फिर उसके हाथ में चादर देकर पूछती है ये क्या है। तो सायरा कहती है ये वाहिद यादगार है जो मुझे अपनी माँ से विरासत में मिली है, अब से आप मेरी माँ हैं, तो अगर आप इसे कबूल करेंगे तो ये मेरे लिए शर्फ है। ये सुनते साथ ही फातिमा खातून उससे चादर ले लेती है और कहती है ये बहुत खूबसूरत है, मैंने कबूल किया, शुक्रिया, जो हो गया सो हो गया, अब से तुम मेरी बेटी हो। इसलिए में शमसा वहाँ पे आती है और उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। फिर सायरा उनसे कहती है वालिदा अगर आप इजाजत दें तो मैं हज के सफर में आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं जिंदगी के इस नए सफर का आगाज हज की इबादत से करना चाहती हूँ। फातिमा खातून खुश होते हुए कहती है इजाजत की क्या बात है, मुझे इस पर बहुत खुशी होगी। ये सुनते साथ ही सायरा उनके गले लग जाती है। दूसरी तरफ काजी फाजिल को खोया हुआ देखकर सुल्तान उनसे कहते हैं ऐसा लगता है कि इस मामले से तुम्हारे गहरे जज्बात जुड़े हुए हैं फाजिल। तो काजी फाजिल कहते हैं ज़ैनब मेरे लिए सिर्फ एक आम इंसान नहीं है, अगर ये आफत हम पे ना पड़ती तो मैं उसके साथ होता, मैंने कभी भी अपने दिमाग या दिल से उसे नहीं निकाला, मैं अब भी उसे उसी हालत में देख रहा हूँ। इसलिए मैं खलील वहाँ पे आता है और सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान मोहतरमा ज़ैनब तशरीफ लाई हैं और कतरे गुस्से में हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। यह सुन के काजी फाजिल कहते हैं मेरे सुल्तान अगर आप चाहें तो मैं पहले उनसे बात करूँ, मगर सुल्तान कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आने दो उसे। इजाजत मिलते साथ ही ज़ैनब वहाँ पे आती है और खा जाने वाली निगाहों से काजी फाजिल को देखती है। सुल्तान उनसे पूछते हैं बताएं ज़ैनब खातून आप क्या चाहती हैं, आपको इतना गुस्सा किस चीज ने दिलाया। जवाब में ज़ैनब कहती है सुना है आप आदिल सुल्तान हैं लेकिन मायूसी हुई। सुल्तान हजरत काजी साहब आपके खेमे में क्या कर रहे हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में गुब्बरो और बालेन आमने सामने होते हैं। गुब्बरो कहता है जबकि आप अपने हाथों में मौजूद किलों की हिफाजत नहीं कर सके तो आपका शोबिक किला हमसे लेने का इरादा क्यों है। इसलिए में एक स्पाई लाकर खत बालेन को देता है, जिसे पढ़ने के बाद बालेन वो खत गुब्बरो को दिखाता है। खत पढ़ते साथ ही गुब्बरो के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो गुस्से से कहता है हज के रास्ते में मुसलमानों को तिजारती काफिला लूट लिया गया। ये सुन के सबको बहुत गुस्सा आता है और बालेन कहता है जब तक किला हथियार नहीं डालेगा तो ये मत बोलना कि मैं इस रास्ते को मुसलमानों के लिए जहन्नुम बना दूंगा। हज का मौसम आने वाला है, अच्छी तरह सोच लो। ये सुनकर
عزیز کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ بالین کی جانب بڑھنے لگتے ہیں مگر گوگبرو انہیں روک دیتا ہے اور بالین پلٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان زینب سے کہتے ہیں چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسی آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہر چیز کی ایک وضاحت ہوتی ہے۔ تو زینب کہتی ہے لیکن سب کی آنکھوں کے سامنے ملزم کے جیل سے رہا ہونے کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ سلطان زینب کے ساتھ ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی موقع پہ مجھ پہ بھی بہتان لگایا گیا تھا، میں بخوبی جانتا ہوں کہ ایک گنونا الزام ایک شخص کو کس قدر تکلیف دیتا ہے، مجھے آپ کے بھائی کا دکھ ہے، یہ میرا فرض ہے کہ جس نے بھی یہ کیا اسے سب کے سامنے لاؤں۔ زینب کہتی ہے آپ نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی۔ تو سلطان کہتے ہیں یہ بلا وجہ نہیں تھا، آپ فاضل کو ایک مشتبہ شخص کے طور پر دیکھتی ہیں لیکن وہ بھی اس معاملے میں متاثرین میں سے ایک ہے۔ زینب کہتی ہے جب حساب کتاب کھولا جائے گا تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ سلطان کہتے ہیں بالکل، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اس معاملے میں قاضی فاضل کا ہاتھ تھا تو میں خود اسے سزا دوں گا۔ زینب پوچھتی ہے میں اس بات کا یقین کیسے کروں؟ تو سلطان کہتے ہیں اگر میری نیت کچھ اور ہوتی تو میں قاضی فاضل کو لے کر چلا جاتا، لیکن میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں عدالت کے فیصلے سے نہیں بھاگ رہا۔ امیر کیماس آپ کے بھائی کے کیس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اتحاد کرنے کی کوشش کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کیس میں محتاط رہیں اور یہ نہ بولیں کہ نہ میں اور نہ ہی قاضی فاضل آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ زینب کہتی ہے میں کسی سے بغض نہیں رکھتی، میں صرف اپنے بھائی کے لیے انصاف چاہتی ہوں۔ سلطان کہتے ہیں جلد یا بدیر انصاف ہوگا، یقین رکھیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی زینب اجازت لے کر چلی جاتی ہے اور قاضی فاضل سلطان کے پاس آتے ہیں تو سلطان کہتے ہیں تمہارے لیے اس کا غصہ اور ناراضگی اس کی حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو تعمیر کرنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے قاضی فاضل۔ یہ سنتے ساتھ ہی قاضی فاضل چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف موصل میں کیماز امیروں سے کہتا ہے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سلطان صلاح الدین نے ہمارے قاضی کے حکم کو نظر انداز کر دیا، ہم نے اب تک ایسا سلطان نہیں دیکھا ہوگا جو شریعت کی دفعات کو نظر انداز کرتا ہے۔ تو ایک امیر کہتا ہے یہ ریاست کے رسم و رواج کے مطابق بھی ناقابل قبول صورتحال ہے۔ کیماز کہتا ہے سلطان صلاح الدین جو ہمارے مرحوم سلطان نور الدین زنگی کی میراث کو نظر انداز کر رہا ہے، وہ اپنے نام پر ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر چھپا ہوا ولیم بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ کیماز مزید کہتا ہے ابھی یہ صورتحال ہے تو جب صلاح الدین عالم اسلام کا رہنما بنے گا تب کیا ہوگا؟ آج اگر وہ ہماری عدالتی فیصلوں پر سوال اٹھا رہا ہے تو کل اس کی نظر ہمارے خزانوں تک آئے گی اور اس کے بعد ہماری زمینیں اور آخرکار ہماری روح تک پہنچ جائے گا۔ لہٰذا موصل کے قابل اعتماد لوگوں کے طور پر آپ کو لوگوں کو صلاح الدین کے خطرے سے خبردار کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں۔ سب اس کی بات سے متفق دکھائی۔ سلطان کی قرارگاہ سے نکلنے کے بعد زینب آگے بڑھی رہی ہوتی ہے کہ قاضی فاضل اسے آواز دے کر روک لیتے ہیں۔ زینب ان سے کہتی ہے تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں لیکن میں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ ایسا مت کرو زینب، ہم دونوں برسوں تک خاموشی کے عذاب میں مبتلا رہے، چند باتوں سے ہمارے درمیان سب خراب نہ کرو۔ میں ہر رات تمہیں اپنے خوابوں میں دیکھتا ہوں اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں، نتیجہ ہمیشہ مایوس کن رہا۔ خوابوں سے جاگنے کے بعد ایسی حقیقت کی طرف جہاں تمہارا وجود نہیں ہے مجھے تکلیف دیتا ہے، ناقابل بیان ہے۔ تو زینب کہتی ہے میں کہتی تھی کہ شاید ایک دن آ کر تم مجھے ڈھونڈو گے، اگر تم میرے بھائی کو نہیں بچا سکے تو میرا دکھ بانٹو گے، میرے اندر کی تباہی ختم ہو جائے گی، لیکن تم کبھی نہیں آئی، کبھی نہیں آئی۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں میری ساری زندگی تمہارے جواب کی منتظر رہی ہے، میں ہمیشہ تمہارا وفادار رہا ہوں اور میری وفاداری آخری سانس تک رہے گی۔ زینب کہتی ہے لیکن صداقت اور محبت کو ثبوت کی ضرورت ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میرے چہرے کی جھریاں دیکھو، میری آنکھیں رو رو کر تھک چکی ہیں، مجھے اپنے دل میں دوبارہ امید پیدا کرنے کا ایک موقع دو۔ تم نے سلطان کی بات سنی ہے، ہم اس معاملے میں ہار نہیں مانیں گے۔ زینب پوچھتی ہے آگے کیا ہوگا؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں سالوں ضائع ہونے کے باوجود ہم اپنے زخموں پہ مرہم رکھیں گے۔ مگر زینب کہتی ہے بہت دیر ہو چکی ہے فاضل، سب کچھ ماضی میں رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زینب آگے بڑھتی ہے تو قاضی فاضل کہتے ہیں اے میرے دل کے زینت مت جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی زینب اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب اس نے قاضی فاضل کو ایک رومال دیا تھا اور کہا تھا یہ تمہارے لیے ہے۔ تو قاضی فاضل نے کہا تھا جب تک میرا دل سینے میں ہے میری آنکھیں نہ کوئی تحریر دیکھ سکیں گی اور نہ ہی کسی کی طرف متوجہ ہوں گی۔ جواب میں زینب نے کہا تھا وقت سب کچھ پرانا کر دیتا ہے میرے فاضل، اور یہ زینت ایک دن مرجھا جائے گی، اور جب وہ دن آئے تو اس رومال پر کڑھائی ہمارے جذبات کی ترجمان ہوگی۔ قاضی فاضل نے کہا تھا تو پھر میں یہ عہد کرتا ہوں یہ زندگی بھر میرے دل میں رہے گا۔ اس خیال کے بعد قاضی فاضل زینب کے پاس آتے ہیں اور وہی رومال نکالتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اپنا وعدہ نبھایا، میں نے اسے اپنا جیون ساتھی تسلیم کیا، میں نے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل سے نہیں نکالا، تم آج بھی میرے دل کی زینت ہو، یہ رومال اس بات کا ثبوت ہے۔ زینب غمگین ہوتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ میں آگے بڑھتے ہوئے خادمہ ماریا سے کہتی ہے کیرک کا نقصان اور بادشاہ بالڈون کی بیماری کا بگڑ جانا اس نے لوگوں میں بڑی بے چینی اور خوف پیدا کر دیا ہے۔ ماریا پوچھتی ہے صلاح الدین کے بارے میں کیا ہے؟ تو خادمہ کہتی ہے کیرک اور ایبلن میں اس کے فتوحات نے اسے کچھ کے لوگوں کی نظروں میں ایک ناقابل تسخیر رہنما بنا دیا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ بالڈون جیسا بیمار بادشاہ وہ سلطان صلاح الدین کے خلاف کچھ کا دفاع نہیں کر سکے گا۔ تو ماریا کہتی ہے وہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ بدصورت اور مکروہ ہے، لیکن بدقسمتی سے لوگ اس بار صحیح ہیں۔ ادھر کمرے میں بالڈون ماسک اتارے بہت غمگین بیٹھا ہوتا ہے۔ بالڈون کا چہرہ بری طرح سے بگڑ چکا ہوتا ہے۔ سویلا اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے بالڈون کیسے ہو تم؟ کیا تم بہتر محسوس کر رہے ہو؟ تو بالڈون کہتا ہے میرا چہرہ دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کوشش کر رہی ہو کہ مجھے نہ دیکھو، تم اپنے چہرے پر درد کے ساتھ ساتھ بیزاری کے تاثرات کو بھی چھپا رہی ہو۔ سویلا غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے نہیں نہیں یہ سچ نہیں ہے۔ بالڈون کہتا ہے میں نے ہمیشہ اس بیماری کو اپنے دماغ میں زرہ کو گراتے ہوئے دیکھا ہے جو خدا نے مجھے دی ہے۔ یہ وہی زرہ ہے جس نے طویل عرصہ پہلے مقدس پیالہ تلاش کرنے میں میری مدد کی، اس نے مجھے صلاح الدین کو شکست دینے میں مدد کی جسے ناقابل تسخیر کہا جاتا تھا۔ بہن اب کیا ہوگا؟ یہ زرہ جو خدا نے مجھے دی تھی کیوں گرنے لگی ہے؟ سویلا غمگین ہوتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے ایسے مت کہو، تمہیں شفا ملے گی۔ مگر بالڈون کہتا ہے نہیں میں مر رہا ہوں، میں بہت جلد مرنے والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اب آپ جائیں میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سویلا جانے لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنی سلطنت اور اپنے شہر کا دفاع نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے زرہ کا آخری ٹکڑا نہیں گر جاتا، میں ہار نہیں مانوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سویلا مطمئن ہو کر چلی جاتی ہے۔ وہ کمرے کے باہر آتے ساتھ ہی بہت زیادہ غمگین دکھائی دیتی ہے۔ وہاں سے گزرنے والی ماریا اسے دیکھ کر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بادشاہ کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے اور تم اس کے لیے کچھ نہیں کر پا
पा रही, तुम्हें इससे बहुत तकलीफ होती होगी। सबीला कहती है, मुझे तुमसे किसी किस्म के कोई हकायक सुनने की जरूरत नहीं है। जवाब में मारिया कहती है, मैं अकेली नहीं हूँ जो इस बारे में सोच रही हूँ शहजादी। किले के बाहर पूरा शहर इस हकीकत के बारे में बात कर रहा है और ये कि बादशाह अपनी बीमारी की वजह से सलाउद्दीन के खिलाफ कुछ का दिफा नहीं कर सकेगा। सबीला गुस्से में पलटते हुए कहती है, बादशाह बाल्डोन अब भी तख्त पर है और वो जल्द से हथियाब हो जाएगा। मारिया कहती है, तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा शहजादी, तुम्हारा भाई बाल्डोन मर जाएगा और उसके बाद तख्त तुम्हारे शोहर लाडकाई के कब्जे में चला जाएगा, जिसे तुमने विलियम के साथ मिलकर कत्ल करने की कोशिश की। जिस शख्स को उसकी बीवी कत्ल करना चाहे यकीनी तौर पे वो तख्त पे बैठने का लायक तो नहीं है। अब इसलिए जो काम तुम मुकम्मल नहीं कर सके मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे उसकी जान बचाने पर इतना अफसोस होगा। सबीला पूछती है, आगे क्या होगा? तो मारिया कहती है, तुम तख्त के वाहिद वारिस होगी, फिर तुम सलाउद्दीन के खिलाफ कुछ का दिफा करने के लिए सबसे मौजूद तरीन शख्स को मुकर्रर करोगी और हम अच्छी तरह जानते हैं कि सलाउद्दीन के खिलाफ इस शहर का दिफा बालेन के अलावा कोई नहीं कर सकता। सबीला उससे कहती है, क्या तुम ये बालेन की बीवी के तौर पर कह रही हो? तो मारिया कहती है, मैं ये किसी ऐसे शख्स के तौर पर कह रही हूँ जो कुछ को दहाने पर देख रहा है शहजादी। कुछ की निजात लाडकाई की मौत और बालेन के शहर को बचाने के जरिए मुमकिन है, ये हमारा वाहिद मकसद है। ये कहते साथ ही मारिया चली जाती है और सबीला सोच में पड़ जाती है। शोबिक किले में बुजुर्ग अपने साथियों के पास पहुंचकर कहता है, एक दस्ता रास्ते को महफूज बनाने के लिए महल से निकल पड़ा है। मुझे पता चला है कि वो किस तरह हमला करने का इरादा रखते हैं। वो दूर से तेजी से और मुंतशिर अंदाज में हमला करेंगे, इस तरह हदफ को गुमराह करेंगे। ज़ाहिर उनके पास तादाद कम है। कराकोश कहता है, उनके पास मारने और मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। गुब्बरो कहता है, हमें जल्दी करनी होगी, अल्लाह न करे अगर इस सूरत हाल के बारे में खलीफा ने सुन लिया तो हमारे सुल्तान मुश्किल में पड़ जाएंगे। एचएस कहते हैं, फिर हमारे पास शाम की तरफ लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उधर मार्कोस बालेन से कहता है, मेरे कौन हम चाहे जितनी ही कोशिश कर लें सलाउद्दीन के कमांडर के हवाले नहीं करेंगे। तो बालेन कहता है, वो जानते हैं कि हमारी तादाद कम है, क्या फौजियों ने किला छोड़ दिया? जवाब में मार्कोस कहता है, जी मैंने कौन छोड़ दिया, लेकिन आप कहीं वैसा करने का इरादा तो नहीं रखते जैसा मैं सोच रहा हूँ। तो बालेन कहता है, बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे। अगरचे कैरेक में हम उनसे ज्यादा मजबूत थे लेकिन उन्होंने हमें बाहर निकाल फेंका, मगर अब वो हमसे ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए हम उन्हें लालच देने का तरीका इस्तेमाल करेंगे। फौजियों को तैयार करो मार्कोस, हम शोबिक जाएंगे। दूसरी तरफ अलीसा और माई सुल्तान के पास आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान खबर अच्छी नहीं है, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन महल में गए, उन्होंने आपके खिलाफ काजी फाजिल को जिंदान से रिहा करने की शिकायत दर्ज कराई है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, यही वो मौका है जिसकी अमीर कैमास तलाश कर रहा था लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहा था। माइस कहता है, जैसा कि आपकी तोक़ुत थी सुल्तान हजरत, उसने मामलात को मजीद खराब कर दिया है। अलीसा कहता है, इस तरह बाजार में अय्यूबियों के खिलाफ दुश्मनी की कैफियत पैदा हो गई है। सुल्तान कहते हैं, हलब के अमीर खामोशी से खड़े नहीं रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि वो दोबारा सुलेबियों के साथ मुत्तहिद हो जाएंगे। यकीनी तौर पे इस मामले में किसी काफिर का हाथ लगता है। यह सुनते साथ ही बोरो उस लम्हे को याद करता है जब उनसे बात करते हुए अमीर कैमास बार बार एक तरफ देख रहा था। तो बोरो इस बात को महसूस कर गया था। इस ख्याल के बाद बोरो कहता है, भाई जब हम महल में गए तो यूं लगा जैसे कमरे में हमारे अलावा कोई और भी था। कैमास उसको सामने नहीं लाना चाह रहा था मगर बोलते हुए उसकी तरफ बार बार देख रहा था। सुल्तान कहते हैं, ये वाज़ेह नहीं है कि वो क्या साजिश कर रहा है, उन पे अपनी नजरें जुमाए रखो। उन्होंने जो हंगामा बर्पा किया है हमें उसकी मजामत करनी होगी, वरना अगर आवाम हमसे नाराज हो गई तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। शोबिक में बुजुर्ग भागता हुआ अपने साथियों के पास आता है और कहता है, निगरानी करने वाले फौजियों की तरफ से खबर है, बालेन और उसकी फौज शोबिक की तरफ पेशकदमी कर रही है। गुब्बरो कहता है, उस कमीने ने किले से दस्ते के निकलने का फायदा उठाया और फरार हो गया। चलो चलते हैं, अगर हम अचानक से उस जगह से उनके सामने नमदार हुए जहाँ से उन्हें तो भी ना हो तो हम उन्हें तबाह कर देंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। जंगल से बालेन अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए सिपाही भागता हुआ उसके पास आता है और खत देता है। बालेन पूछता है, किसकी तरफ से है? तो सिपाही कहता है, एक खास शख्स की तरफ से। बालेन खत खोलकर पढ़ता है तो मार्कोस पूछता है, मेरे कौन क्या कोई बुरी खबर है? तो बालेन कहता है, ये इस बात पर मुनसर करता है कि हम इसे किस तरह देखते हैं। हम वापस जाएंगे मार्कोस, एक ज्यादा जरूरी और अहम काम हमारा मुंतजर है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि एक सराय में कैमास का साथी लोगों को सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बरगला रहा होता है, मगर दूसरी तरफ बैठे कुछ लोग सुल्तान के हक में बात कर रहे होते हैं। बहस मुबाहिसे के दौरान उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों तरफ के बहुत से लोग आपस में टकरा जाते हैं। सराय मैदान जंग का मंजर पेश करने लगता है। विलियम एक शख्स के साथ खुद को छुपाए बैठा होता है। लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, थप्पड़ लाते मुक्के गोंद से सब कुछ मारते हैं। इसलिए जंगी सिपाही वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, दस्तूर सुल्तान आ रहे हैं। पीछे पीछे सुल्तान अपने साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं। सुल्तान अपनी हिमायत करने वाले को सहारा देकर खड़ा करते हैं और कहते हैं, इस इंसान पर जुल्म करने के बजाय तुम लोगों ने जो कुछ कहना है आकर मुझसे कहो। कैमास का आदमी आगे बढ़ता है और कहता है, जो जंगी रियासत के हुक्म को तस्लीम नहीं करता हम भी किसी ऐसे शख्स को तस्लीम नहीं करते। आप इस्लामी इत्तेहाद की बात तो करते हैं लेकिन सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करते हैं। बोरो गुस्से से कहता है, जरा सोचकर बोलो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सुल्तान कहते हैं, मैं चित्रा जानता हूँ कि तुम्हारी बाग डोर किसके हाथ में है। बिलाशुबा आप में मुखलिस लोग भी हैं लेकिन जान लें कि जब मामला भड़केंगे तो सब कुछ जल जाएगा। इसलिए में काजी फाजिल आगे बढ़ते हुए विलियम के पास आते हैं और कहते हैं, खुद पहचान लो इस शख्स को जो तुम्हारे कानों में मनफी बातें फूंकता है और उसको भी जो मोमिनों में फितना फैलाने की साजिश करता है। आलिम इस्लाम में तफरके की कोई जगह नहीं सिवाय इसके कि अगर उसमें सलूबियों का हाथ हो। विलियम को देखकर सुल्तान भी आगे आते हैं और विलियम अपना चेहरा अया कर देता है। सुल्तान उसे देखते ही चले जा। मियादूद का बेटा इज्जतुद्दीन कैमास और अमीर तोमान के साथ मौजूद होता है और कहता है, तो सलाउद्दीन के लिए शाम और मिस्र के खजाने काफी नहीं थे। मेरे चचा सुल्तान नूरुद्दीन और मेरे बाबा मलिक मियादूद का खून चूसना काफी नहीं था कि अब जिसकी हाकिमियत हमारे पास है वो उस मौसल और हलब की भी लालच कर रहा है। तो कैमास कहता है, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया मलिक। फाजिल ने एक बहाना बनाया और फौज को दरवाजे पर जमा कर दिया। उसकी नीयत आश्कार हो गई है। तो इज्जतुद्दीन कहता है, मेरा नाम इज्जतुद्दीन है। मैं जंगी खानदान की मीरास किसी ऐसे गद्दार के लिए नहीं छोड़ूंगा जो जंगी खून ना हो। यारोकी का भाई अमीर तोमान कहता है, ऐसा लगता है कि सलाउद्दीन को असल रियासत उम्मत के असल लीडर के बारे में दूसरे तरीके से याद दिलाना होगा। कैमास कहता है, जिसने जंगी रियासत होने के बावजूद अपने लिए अलहदा रियासत कायम की किसी ऐसे शख्स को याद दिलाना आसान नहीं होगा। तो अमीर तोमान कहता है, सलाउद्दीन ने आपके बाबा मलिक मियादूद और आपके चचा सुल्तान नूरुद्दीन को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अमीर इज्जतुद्दीन मेरा भाई यारोकी भी उसके लिए कुर्बान हो गया। इज्जतुद्दीन कहता है, जंगी रियासत और वो जंगी जो उस रियासत को सहारा देंगे
کہ وہ अभी मर नहीं गए। मैं सुल्तान इस्माइल की वफादार फौज के साथ मौसल की दूसरी तरफ कैंप लगाऊंगा। ये अयूबियों को रियासत का असल मालिक कौन है, ये जमीनें किस झंडे तले आती हैं, ये दिखाने का वक्त है। दूसरी तरफ सराय में सुल्तान लोगों से कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि इस मेज पर बैठा ये शख्स कौन है? ये कुछ के बादशाह का मुशीर आला और पादरी आजम विलियम ऑफ टायर है। ये भाइयों के दरमियान इख्तलाफात की असल वजह है। तो विलियम कहता है, बिल्कुल नहीं। इसके बरक्स सुल्तान सलाउद्दीन हमेशा की तरह बाहर के दुश्मन की तलाश में है। ये कहते साथ ही विलियम खड़ा हो जाता है और मजीद कहता है, ताकि खुद पे लगे इल्जाम को साफ कर सकें। ये हदफ को गुमराह करने और अपने जुर्म का बदला चुकाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुल्तान उससे कहते हैं, चहचहाना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम मौसल में क्या कर रहे हो। विलियम कहता है, मौसल और हलब मेरे दुश्मन नहीं है। अगर आप अमन की पेशकश कबूल करते हैं तो शाम भी दुश्मन नहीं रहेगा। हमारे बादशाह सलामत अमन चाहते हैं। मैं उनकी नेक ख्वाहिशात अमीर कैमास को पहुंचाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। यह सुन के बोरो कहता है, इस जोर से बेवकूफ मत बने। अमीर कैमास काफिर के साथ ताउन कर रहा है। विलियम कहता है, मेरे पास कोई खुफिया मंसूबा नहीं है। मैं लोगों के दरमियान हूँ और मैं खुद को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। लेकिन आप सुल्तान सलाउद्दीन, आप मुसलसल अपने लिए दुश्मनों की तलाश में रहते हैं। आपका मकसद मौसल और हलब को अपने नाम की रियासत के ताबे करना और जंगी खानदान का नाम और निशान मिटाना है। यह सुनकर कैमास के हामी कहते हैं, विलियम ठीक कह रहा है। यह जंगियों के दुश्मन है। हम पर जुल्म करने वाले स्लूबी नहीं बल्कि अयूबी हैं। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम ऐसे घटिया अल्फाज कैसे कह सकते हो? क्या इस सारे अरसे में स्लूबियों ने हमारी जानों, हमारी इज्जतों और हमारे नामों को रोंदने की कोशिश नहीं की? मैं सुल्तान नूरुद्दीन की जहाद को जारी रखने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। मैं उनका नाम मिटाने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि अपने दावा को जारी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। विलियम कहता है, आपकी लालच और हर धर्मी पूरे खित्ते को तबाही की तरफ लेकर जाएगी। सुल्तान कहते हैं, जिस दिन कुछ की सुलूबी बादशाहत इन सरजमीनों से निकल जाएगी, अवाम खुशहाल हो जाएगी। विलियम कहता है, कुछ इतना कीमती है कि इसे दोनों तरफ के जंग पसंदों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मेरा मुकद्दस शहर हमेशा उन लोगों के लिए रहेगा जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सुल्तान कहते हैं, जिसको तुमने खून की नदी में बदल दिया, तुम उस खुद से मोहब्बत का दावा कर रहे हो। विलियम कहता है, मैं उसके एक पत्थर के लिए भी अपनी जान कुर्बान करने से दुरेर नहीं करूंगा। और यकीन रखो कि जो अपने लिए किसी को भी आग में झोंकने से गुरेज ना करता हो, मैं उससे कहीं बेहतर तरीके से कुछ को जानता हूँ। चलें काम करते हैं। बैतुल मुकद्दस से हम में से कौन ज्यादा मोहब्बत करता है ये मालूम कर लेते हैं। इसकी बुनियाद पर अवाम कौन दोस्त है और कौन दुश्मन इसका फैसला करेगी। दूसरी तरफ गब्बोरो अपने साथियों और सिपाहियों के साथ बालेन की जानिब भाग रहा होता है, मगर सामने से बालेन के बजाय उसके अपने सिपाही आते हैं। एक सिपाही कहता है, बालेन सिपाहियों के साथ वापस चला गया है। एचएस पूछते हैं, अब इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई नया मंसूबा है? तो गब्बोरो कहता है, कुछ भी मुमकिन है। आप में से कुछ उनका ताकुब करेंगे। अगर कोई गैर मामूली चीज पेश आती है तो फौरी तौर पर किले में खबर देना। चलो होशियार रहो। ये सुनते साथ ही कुछ सिपाही भाग पड़ते हैं। सराय में विलियम सुल्तान से कहता है, चलें फर्ज करें आपने अपना ख्वाब पूरा कर लिया और कुछ पे कब्जा कर लिया। मुसलमान होने के नाते आप कौन से दरवाजे से शहर में दाखिल होना पसंद करेंगे? सुल्तान कहते हैं, हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुनहरे दरवाजे से दाखिल हुए, इसलिए तुम्हारे बादशाह उसे तरजीह देते हैं। मैं अल्लाह के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हर चीज से ज्यादा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जालिम बादशाहों के दस्तूर की पैरवी नहीं करना चाहता। मैं नूरुद्दीन जंगी का जानशीन हूँ। उन्होंने जिस मिंबर को बनाने का हुक्म दिया था, मैं उसके साथ शाम के दरवाजे से दाखिल हूँगा। विलियम कहता है, जो सुनहरे दरवाजे को जानता है उसे खुदा के मुकद्दस और दुनिया के मरकज मुकद्दस कलीसिया का भी इल्म होना चाहिए। आप उसकी इज्जत के बगैर कुछ में कैसे हुकूमत करेंगे? तो सुल्तान कहते हैं, दूसरे इंसानों के अकायद का एहतराम करना हमारे मजहब की बुनियादी तालीमात का हिस्सा है। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ में दाखिल हुए तो उन्होंने इसी वजह से वहाँ नमाज अदा करने से इनकार कर दिया। अब दरअसल तुम जवाब दो, क्या तुम अल्लाह के हरम मस्जिद अल-अक़सा का एहतराम करते हो? विलियम एकदम से कहता है, बिल्कुल। सुल्तान कहते हैं, क्या यही वजह है कि हमारे बार बार मना करने के बावजूद तुम्हारे सुरमा अब भी वहाँ अपने घोड़े बांधे हुए हैं? तुम्हें मालूम होना चाहिए विलियम, कुछ में जिस अमन का वादा किया गया है वो हमारे जरिए हासिल होगा, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। विलियम कहता है, अगर आपका इशारा खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर की तरफ है तो खलीफा ने जो शराइत पेश की वो उनकी तरफ से एहसान नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ मजलूमों को दी गई मामूली सी रियायतें थी। सुल्तान कहते हैं, हम इसे अमन कहते हैं। अमन वो जमानत है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को सुकून से एक साथ रहने का हक देती है। लेकिन जब तुम आए तो उस अमन की बेहुरमती की गई। जब तुम 492 हिजरी में इस शहर में दाखिल हुए, तारीख उस खून को नहीं भूलेगी जो उसकी गलियों में बहाया गया है। मुझे जवाब दो, उस दिन बहाए गए बेगुनाहों के खून को कौन सा मुकद्दस पानी साफ कर सकता है? विलियम। ये सुनते साथ ही विलियम लाजवाब हो जाता है और सराय में आवाज गूंजती है, सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदाबाद। विलियम कहता है, तब जो कुछ हुआ वो कब्जा खत्म करने के लिए खुदा के गजब के सिवा कुछ नहीं था। सुल्तान कहते हैं, खुदा का गजब या इंसानी जबर? इंजील में लिखा है कि रहम दिल लोग मुबारक हैं क्योंकि उन पे रहम किया जाएगा। विलियम पूछता है, क्या तुम उन पे रहम करोगे जो तुम में से नहीं है? जवाब में सुल्तान कहते हैं, तुम्हें तो अपने ही लोगों पे रहम नहीं आता तो फिर तुम्हारा जहन किसी और के लिए रहम का तसव्वुर कैसे कर सकता है? तुम्हारे आबा अजदाद जब कुछ में दाखिल हुए, क्या उन्होंने अपने ऑर्थोडॉक्स भाइयों पर रहम किया जो उनके अपने अकीदे के थे, या उन्होंने उन सबको शहर से निकाल दिया और कुछ को सिर्फ कैथोलिक का खुसूसी शहर बना डाला? विलियम कहता है, बिल्कुल, लेकिन ये एक आर्जी सूरत हाल थी जिसे बाद में दुरुस्त कर दिया गया। सुल्तान कहते हैं, जब बाज़ंतीनी शहंशाह ने मुदाखलत की और सियासी दबाव के तहत उन्हें वापस लाया गया है ना। हम तुम जैसे नहीं है विलियम। इंसानों की जान, इज्जत और आबरू की हिफाजत हमारा फर्ज है। कुछ में रहने वाला चाहे मुसलमान हो या ईसाई, हर कोई हमारी हुकूमत में अमन से रहेगा। विलियम कहता है, ये सब सिर्फ खुशमंदाना बातें हैं। आपने मोsul में जो कुछ किया उसके बाद मेरे लिए ये यकीन करना मुमकिन नहीं है कि आप कुछ में अमन कायम करेंगे। सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हें कायल करने की कोशिश नहीं कर रहा, जो भी होगा जल्दी सब पे वाज़ेह हो जाएगा। कुछ एक अमानत है विलियम, मसला हमारे पास होने या ना होने का नहीं बल्कि उसके लायक होने का है। विलियम के पास कोई जवाब नहीं होता और वो इधर उधर देखते हुए वहाँ से खिसक जाता है। दिन से रात और रात से दिन हो जाती है और सुल्तान अपने पड़ाव में मौजूद होते हैं। काजी फाजल सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान वक्त खत्म हो रहा है, अगर हमें मजर नहीं मिला तो हम ज़ैनब से अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। सुल्तान कहते हैं, काजी फाजल उम्मीद मत छोड़ें, हम उसे तलाश कर लेंगे। काजी फाजल कहते हैं, करातेगन की कोई खबर नहीं। तो सुल्तान कहते हैं,
कौन जाने सूरज निकलने से पहले क्या होगा। इसलिए में खलील बैबोरा के साथ तेजी में वहां आता है और कहता है हमें खबर मिली है कि मलिक मियादौद के बेटे इज्जतुद्दीन मसूद और उनकी फौज कैंप के करीब पहुंच रही है। उनके साथ अमीर तैमाज और यारुकी के भाई अमीर तोमान भी हैं। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। बोरो कहता है शहर के अंदर से कोई खबर है। तो बैबोरा कहता है लोग दो ग्रोह में बट गए हैं। अयूबी के हामी और सुल्तान इस्माइल के हामी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। कहना मुश्किल है लेकिन कुछ जगहों पर कुछ कत्ल भी हुए हैं। सुल्तान कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनसे मिलूंगा और उन्हें हिकमत और दानाई की तरफ बुलाऊंगा। अगर ये आग भड़क उठी तो अल्लाह ना करे हम इसे रोक नहीं पाएंगे। बोरो पूछता है वो अगर अपनी जिद पे कायम रहे तो क्या होगा। मौसल में एक सिपाही विलियम के पास आता है और उससे कहता है जनाब कोई आपसे मिलना चाहता है। विलियम पूछता है कौन है। सिपाही कहता है उसने अपना नाम ना बताने पर इसरार किया है। यह सुनकर विलियम कहता है आने दो उसे। कुछ देर के बाद एक शख्स आता है जिसको देखते हुए विलियम कहता है आखिरकार मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी खबर लाए होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुल्तान और मलिक मियादौद का बेटा इज्जतुद्दीन आमने सामने होते हैं। सुल्तान उससे कहते हैं मलिक मियादौद मेरे हाथों में शहीद हुए। कितने अफसोस की बात है कि उनकी मिरास यानी इस शहर में मेरे और मेरे सदरान के साथ इतना सख्त सलूक किया जा रहा है। तो इज्जतुद्दीन कहता है हर किसी का इस्तकबाल वैसा ही होता है जिसके वो लायक हो। सलाहुद्दीन मेरे बाबा के इस शहर में जो मेरे बाबा ने मेरी अमानत में दिया था उस शहर में कैंप लगाने वाले आप हैं। सुल्तान कहते हैं जिसने सुलीबियों के साथ ताबून किया और अपने भाइयों में तफरका डाला वो तुम्हारा ही नुमाइंदा है जो किबले की सिमत तक नहीं जानता। यह सुनकर इज्जतुद्दीन कैमास से पूछता है क्या इसकी बात दुरुस्त है। तो कैमास कहता है ये सरे मन गलत बातें हैं मेरे मलिक। मैंने खुशदिली से विलियम ऑफ टायर का इस्तकबाल किया जो मिलने आया था। सुल्तान ये अल्फाज अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए कह रहे हैं। सुल्तान कहते हैं अगर तुमने विलियम की तरह मेरे एलचियों को खुशदिली से कबूल किया होता तो मैं इस वक्त यहाँ ना होता। अमीर तोमान कहता है ये मसला काजी फाजिल ने बढ़ाया है। अब जंग रियासत की बका खतरे में है। आपकी नियत इत्तेहाद और यकजहती की आड़ में हमारे शहरों पर कब्जा कर रहा है। सुल्तान कहते हैं अगर मैं आपको जबरदस्ती मसखर करना चाहता तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे ऐसा करने का इख्तियार हासिल है लेकिन मेरा ताकत दिखाने लड़ाई करने या भाइयों का खून बहाने का कोई इरादा नहीं। मेरी फिक्र उम्मत को कुफार के खिलाफ एक झंडे तले मुत्तहिद करना है। यह सुनकर इज्जतुद्दीन कहता है अगर आपके नाकों को ठेस नहीं पहुंचती और अगर आप अपने इरादों और मकासद में सच्चे हैं तो फिर काजी फाजिल को हवाले कर दें। हुक्म और सजा को जंग रियासत पे छोड़ दें। काजी फाजिल कुछ कहने लगते हैं तो सुल्तान उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं मेरे जूतों में अब भी कैरेट की मट्टी है। जब हमने जिहाद की खातिर अपनी जानें कुर्बान की आप इस मामले से मेरी ईमानदारी का अंदाजा नहीं लगा सकते। इज्जतुद्दीन कहता है तो फिर मैं आपके अमाल से अंदाजा लगाऊंगा आपके अल्फाज से नहीं लेकिन जान लें कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनने के बाद सुल्तान एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं मैं आपको आखिरी बार भाईचारे और इत्तेहाद की तरफ बुलाता हूँ। इमारत बनाने में आधी जिंदगी लग जाती है लेकिन गिराने में सिर्फ एक दिन लगता है। अब इसे तोल मत दें। सुल्तान नूरुद्दीन और मलिक मियादौद की कोशिशों को जाया ना करें। हमारे दरमियान भाईचारे के हुकूक को पामाल ना करें। इज्जतुद्दीन कहता है हम भी आपको आखिरी बार खबरदार करते हैं हलब और मौसल से दस्तबरदार हो जाएं। अगर आपने अपनी जिद ना छोड़ी तो हमारी जंगी फौज बाहर आपका इंतजार कर रही है। अगर खून बहा तो मत समझना कि जंग यहीं रुक जाएगी। मैं अपने अबाउ अजदाद की इमानत हासिल करने के लिए शाम जाने से भी दुरेग नहीं करूंगा। खलीफा के जुब्बे पर भरोसा ना करो। यह सुन के बोरो कहता है मलिक इज्जतुद्दीन अपनी हद से आगे ना बढ़ो। तुम होते कौन हो सुल्तान को धमकी देने वाले। इज्जतुद्दीन कहता है ये सुल्तान तुम्हारा सुल्तान है हमारा नहीं है। ये कहते साथ ही इज्जतुद्दीन तोमान और कैमाज आगे बढ़ जाते हैं और सुल्तान काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। कुछ में खत पढ़ने के बाद लड़गाई चातियों से कहता है विलियम ने मौसल में हमारी तोक़ों से ज्यादा बेहतर काम किया है। मुसलमानों में सलाहुद्दीन के खिलाफ बगावत की आग भड़का डाली है। चातियों कहता है क्या इसका मतलब यह है कि सलाहुद्दीन अपने हम मजलूम की तरफ से भड़काई गई आग में मर जाएगा। लड़गाई कहता है अगर ऐसा होता है तो हम बगैर किसी परेशानी के सलाहुद्दीन से छुटकारा पा लेंगे। करारगाह में काजी फाजिल सुल्तान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं ये वाज़ेह है कि वो यहाँ कब्जे का इरादा रखते हैं। बराए करम मेरी बात सुने। मेरा दिल कभी मुतमईन नहीं होगा मेरी वजह से अगर जाने चली जाएं। सुल्तान उनसे कहते हैं अगरचे तुम जानते हो ये तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर वही बात क्यों दोहराते हो फाजिल। काजी फाजिल कहते हैं ये हकीकत है इसमें मेरी गलती नहीं है लेकिन इस मसले के साथ सब कुछ पेचीदा हो गया है। मुझे उनके हवाले कर दें ताकि तलवार म्यान में रहे। यह सुनकर सुल्तान कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं जब बंदा जज्बाती हो जाए तो जहन उलझ जाता है। अगर मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं और कुछ रियायत दे दूं तो क्या तुम समझते हो कि वो इससे राजी हो जाएंगे। काजी फाजिल कहते हैं वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शायद वो इससे इबरत हासिल कर लें। भलाई शर को दिल से निकाल देती है मेरे सुल्तान। यहाँ तक कि अगर ऐसा लगता है कि आप ज़ाहिरी तौर पर मेरी हिमायत से दस्तबरदार हो रहे हैं तो भी इससे कुछ नहीं बदलेगा। दोस्ती में कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। सुल्तान कहते हैं फकत बाज़ औक़ात हम किस चीज़ को छोड़ते हैं और किसका इंतखाब करते हैं और किस चीज़ पर कायम रहते हैं इसका इम्तिहान लिया जाता है। मेरे खिलाफ जो खड़े हैं वो मेरी जान से ज्यादा अजीज नूरुद्दीन जंगी और मलिक मियादौद के बेटे और खून हैं। वाहिद चीज़ जो मैं नहीं चाहता उनके खिलाफ तलवार उठाना है। काजी फाजिल कहते हैं तो सुल्तान इसीलिए मुझे उनके हवाले कर दें ताकि तलवारें म्यान में रहें। मगर सुल्तान कहते हैं नहीं मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं करूंगा। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान बाहर फौज के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर तोमान इज्जतुद्दीन के पास जाता है और उसे कहता है फौज हमला करने के लिए आपका इंतजार कर रही है। तो इज्जतुद्दीन कहता है आज जंगी के बेटों की फतह का दिन है। उधर सुल्तान फौज के सामने खड़े होते हैं और काजी फाजिल उनके पास आकर कहते हैं मेरे सुल्तान बराए मेहरबानी दोबारा सोचें मेरी जान आप पर कुर्बान हो। तो सुल्तान उनसे कहते हैं मैंने अपने आखिरी अल्फाज कह दिए हैं काजी फाजिल। इसलिए एक तरफ से गुकबरो और दूसरी तरफ से खलील तेजी में वहां आते हैं। इससे पहले कि गुकबरो कुछ बोलता खलील कहता है मेरे सुल्तान बालेन आया है और आपसे मिलना चाहता है। सुल्तान हैरानगी से कहते हैं बालेन क्या वो अपने सिपाहियों के साथ आया है। तो खलील कहता है नहीं मेरे सुल्तान उसने कहा कि वो लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए आया है। इजाजत मिलते साथ ही विलियम के साथ बालेन वहां पे आता है। सुल्तान उससे कहते हैं तो तुमने छुपकर तीर चलाना छोड़ दिया है बालेन। क्या तुम इस इख्तलाफ के बीज को पानी देने आए हो जो विलियम ने बोया है। तो बालेन कहता है मैं इसके बरक्स आपस में झगड़ा करने नहीं बल्कि तुम्हें अपने भाइयों का खून बहाने से रोकने आया हूँ। सुल्तान उससे कहते हैं जब तुम अपनी रगों से बहने वाले खून को नहीं रोक सकते तो जो तुम कह रहे हो वो कैसे करोगे। बालेन कहता है मैं काजी फाजिल की वजह से दो मुस्लिम फौजों को आमने सामने देख रहा हूँ। इसकी माफी का वाहिद जरिया मेरे हाथ में है। सुल्तान कहते हैं लफ्जों को तोल मत दो बालेन। तो बालेन
بالین کہتا ہے جو کوئی بھی صلاح الدین کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم کبھی اپنوں کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے. میں تمہیں قاضی فاضل کو بری کروانے اور جن سے تم بہت جلد لڑو گے ان بھائیوں کا خون بہانے سے بچنے کا موقع دیتا ہوں. سلطان پوچھتے ہیں کس لیے؟ تو بالین کہتا ہے ہمارے بادشاہ کے صلح کی پیشکش کو قبول کرنے کے بدلے میں. بالین کے اشارے پر مارکوس ایک چہرہ ڈھکے ہوئے شخص کو لے کر آتا ہے اور اس کا چہرہ عیاں کر دیا جاتا ہے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ زینب کا بھائی مظہر ہوتا ہے جسے دیکھتے ساتھ ہی قاضی فاضل کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے مظہر. مارکوس اس کے گلے پر تلوار رکھ لیتا ہے اور بالین کہتا ہے جس کی تم ہر جگہ تلاش کر رہے تھے اس مظہر کے پاس قاضی فاضل کو بری ثابت کروانے کے تمام ثبوت موجود ہیں. غور سے سوچو صلاح الدین، صلیبی بادشاہت کے ساتھ امن یا اپنے ہم منصبوں کے ساتھ جنگ، فیصلہ تمہارا ہے. یہ سن کر سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر